नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। हेलो एवरीवन, मैं आप सबका यार और प्यार। चलिए मिलकर करते हैं ये अलगार, जिसमें आज हम कवर करेंगे पूरे अच्छे तरीके से हमारे ओशनोग्राफी चैप्टर 4 का रिमेनिंग पार्ट जो हमारा बच गया था। तो रेडी हो जाइए अपनी बुक को खोलकर। और अगर अभी तक आपने अपने प्यारे टूरिस्ट थर्मन सर का बुक को नहीं खरीदा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप वहाँ से जाकर ख़रीद सकते हैं। बाकी अगर आपको किसी भी चीज़ का PDF या कुछ भी अगर और एक्स्ट्रा चीज़ न्यूज़ इन्फॉर्मेशन चाहिए होने से मेरे टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि वहीं पर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और हाँ, अगर आपको लग रहा है कि ये हमारा किस लिए इतना 360p में दिया गया है, अच्छे क्वालिटी में नहीं है, तो बस इसका एक रीज़न है कि आप अपने बुक को खोलें और वहाँ से खुद से पढ़ाई करें, पूरे अच्छे तरीके से टूरिस्ट थर्मल सर का बुक को पढ़ाई करें, ताकि आपकी ओशनोग्राफी का जब एग्ज़ाम हो नेट में तो वहाँ पर आप कुछ किसी तरह का भी आपको प्रॉब्लम को फेस करना ना पड़े। ठीक है, तो आपको पूरे अच्छे तरीके से कॉन्सेप्चुअल क्लियर हो जाएगा। अगर आप सिर्फ नोट बेस पे रहेंगे तो आपको आगे जाकर बहुत प्रॉब्लम होगा, थोड़ा सा घुमा फिर क्वेश्चन आने से आप सॉल्व उसको नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो आप पूरे अच्छे तरीके से मैं आपको बुक पढ़ा रहा हूँ, बस आप बुक खोलिए और मेरे साथ पढ़िए। ठीक है, चलिए बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट। हाँ, तो हम यहाँ तक पूरे अच्छे तरीके से कंप्लीट कर दिए थे पार्ट 1 में अपना। अब अगर आप नहीं देखे हैं तो उसको प्लेलिस्ट में जाके वहाँ पर रिसर्च कर सकते हैं और अच्छे से आप वहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा सब जो था एबाइसल के लिए, ये सब जो है हमारा ये सब किस में आ रहा था, लिथोजेनस सेडिमेंट में आ रहे थे। और अभी हम पढ़ेंगे बायोजेनस सेडिमेंट के बारे में। तो पहला हमारा टॉपिक है व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बायोजेनस सेडिमेंट। बायोजेनस सेडिमेंट के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पर पाए जाते हैं। तो बायोजेनस सेडिमेंट के बारे में पहले पढ़ते हैं कि बायोजेनस होता क्या है। तो यहाँ पर हमारा बायो का मतलब होता है लाइफ और जनरेशन का मतलब टू प्रोड्यूस, मतलब लाइफ को प्रोड्यूस करना। ठीक है, तो यहाँ पर ही हमारा इसका बायोजेनस सेडिमेंट का मतलब होता है एक टाइम पे जो ऑर्गेनिज्म हमारा जिंदा थे उनका हार्ड पार्ट जो बच जाता है मरने के बाद, उसे हम बोलते हैं बायोजेनस सेडिमेंट। तो अभी हम पढ़ेंगे ओरिजिन ऑफ बायोजेनस सेडिमेंट के बारे में। तो ये बायोजेनस सेडिमेंट जो होते हैं पहले हमारा ये हार्ड पार्ट में फॉर्म होते हैं। अभी हार्ड पार्ट हमारा क्या क्या हो सकता है, पहले सेल हो सकता है या बोन हो सकता है या हमारा टीथ हो सकता है, ये लिविंग ऑर्गेनिज्म का। तो ये रेंज कहाँ से कहाँ तक करते हैं हमारा ये लिविंग ऑर्गेनिज्म हमारा मिनट एल्गी भी हो सकते हैं, प्रोटोजन भी हो सकते हैं, फिश भी हो सकते हैं या फिर वेल भी हो सकते हैं। ठीक है, फिर ये जो हमारे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जब ये मर जाते हैं तो इनका जो बॉडी होता है, इनका जो हार्ड पार्ट होता है वो ओशन फ्लोर में जाके सेटल डाउन हो जाता है और वही धीरे धीरे एक्यूमुलेट होके हमारा वही बायोजेनस सेडिमेंट फॉर्म हो जाता है। तो आ गया समझ में ना। नाउ बायोजेनस सेडिमेंट जो हमारे होते हैं उसे क्लासिफाइड किया गया है दो पार्ट में। पहला है मैक्रोस्कोपिक, फिर दूसरा है माइक्रोस्कोपिक। तो अगर हम देखें माइक्रोस्कोपिक बायोजेनस सेडिमेंट क्या होता है, माइक्रोस्कोपिक बायोजेनस सेडिमेंट हमारा बहुत ही बड़े होते हैं, जिसे हम अपने आँखों से देख सकते हैं बिना माइक्रोस्कोप का यूज किए, जिसमें हमारा सेल, बोन्स और टीथ आ जाते हैं बड़े बड़े ऑर्गेनिजम्स के। एक्सेप्ट इन सर्टन ट्रॉपिकल बीज। सर्टन ट्रॉपिकल बीज में क्या होता है, हमारा सेल और कोबुलर फ्रेगमेंट्स जो होते हैं बहुत ही ज़्यादा न्यूमरस होते हैं, जिससे हमारा सेडिमेंट जो है वो मैराइन एनवायरनमेंट में, इस टाइप के एनवायरनमेंट में रेयरली पाया जाता है। स्पेशली कहाँ पर, डीप वाटर में, जहाँ पर ही हमारे ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, रहते हैं। और अगर हम बात करें मच मोर अबेंडेंट, तो हमारा इस एरिया में क्या ज़्यादा पाए जाते हैं, हमारे इस एरिया में लगभग माइक्रोस्कोपिक बायोजेनस सेडिमेंट बहुत ही अमाउंट में पाए जाते हैं, जिसमें हमारा कंटेन पार्टिकल्स, ये इतने छोटे छोटे पार्टिकल इसमें रहते हैं कि हम उसे माइक्रोस्कोप से इजीली देख सकते हैं, अच्छे से देख सकते हैं। ठीक है, नाउ माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो हमारा टाइनी सेल प्रोड्यूस करते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, टेस्ट बोलते हैं। देखिए याद रखिए, पहली बात में क्या बोला, माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म जो हमारा प्रोड्यूस करते थे हम क्या बोले, सेल बोल रहे थे। ठीक है, इस टाइप को बोल रहे थे, सेल, बोन, टीथ, ये था हमारा। ना माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म जो हमारा है वो टाइनी सेल्स, बहुत ही छोटे छोटे सेल्स प्रोड्यूस करते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, टेस्ट बोलते हैं। ये टेस्ट वर्ड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे आप ध्यान में रखिएगा। ये टेस्ट मतलब ही सेल होता है, लेकिन माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म इसे प्रोड्यूस कर रहे हैं, इसीलिए हम इसे टेस्ट बोलते हैं। जो कि हमारा ऑर्गेनिज्म बनने के बाद इनका जो होता है ये बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में ओशन फ्लोर में ये जाके सेटल डाउन हो जाते हैं। तो ये होता क्या है कि यही जो हमारा माइक्रोस्कोपिक टेस्ट जो होते हैं ये ओशन फ्लोर में जाके एक्यूमुलेट हो जाते हैं और हमारा फॉर्म कर लेते हैं क्या, ooze। ठीक है, मतलब बहुत सारे अमाउंट के अगर हम टेस्ट अगर मिल जाएं और जाके ओशन फ्लोर में जाकर डिपॉजिट हो, ठीक है, तो उससे हम कंपोजिशन को क्या बोलेंगे, ooze बोलेंगे। ठीक है, और जैसे कि हमारा ooze का मतलब क्या होता है,
डिफ्यूज़ का मतलब होता है बहुत ज़्यादा फाइन ग्रेन और मूसी मटेरियल प्रेजेंट होना। मूसी मतलब क्या होता है, हमारा ये होता है स्पॉन्जी, ठीक है, क्या होता है, स्पॉन्जी मटेरियल हो हमारा, या फिर क्या मटेरियल हो, पोरस टाइप का मटेरियल, ठीक है, इसमें पोर प्रेजेंट हो, ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं ऊजी। तो टेक्निकली अगर देखा जाए तो बायोजेनस ऊज जो होते हैं उसमें लगभग कम से कम 30% बायोजेनस टेस्ट प्रोड्यूस मौजूद होते हैं, ठीक है, हमारा क्या, बायोजेनस ऊज में कम से कम 30% बायोजेनस टेस्ट मटेरियल पाए जाते हैं बाय वेट। तो बाकी के 70% ऊज में क्या पाए जाते हैं, तो ये देखा गया है कि लगभग फाइन ग्रेन लिथोजेनस क्ले जो होते हैं वो यहाँ पर डिपॉजिट होते हैं अलॉन्ग विथ बायोजेनस टेस्ट इन द डीप ओशन, ठीक है, डीप ओशन में बायोजेनस टेस्ट के साथ हमारा फाइन ग्रेन लिथोजेनस क्ले भी यहाँ पर मौजूद होते हैं। तो बाय वॉल्यूम अगर देखें, बाय वॉल्यूम मच मोर माइक्रोस्कोपिक ऊज, ठीक है, बहुत ही माइक्रोस्कोपिक ऊज देन मैक्रोस्कोपिक बायोजेनस सेडिमेंट एग्जिस्ट ऑन द ओशन फ्लोर। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए कि हमारा ओशन फ्लोर में क्या ज़्यादा मिलता है, माइक्रोस्कोपिक सेडिमेंट या मैक्रोस्कोपिक सेडिमेंट, तो आप क्या बोलोगे, हमारा सबसे ज़्यादा क्या मिलता है, माइक्रोस्कोपिक सेडिमेंट जो है, माइक्रोस्कोपिक ऊज जो है वो ज़्यादा अमाउंट का मिलते हैं एज कम्पेयर टू माइक्रोस्कोपिक बायोजेनस सेडिमेंट, ठीक है। जो हमारा ऑर्गेनिज्म कंट्रीब्यूट करते हैं बायोजेनस सेडिमेंट में वो मेनली किस टाइप के ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो हमारा मेनली होते हैं आल्गी और प्रोटोजोअन्स, ठीक है। तो आल्गी ये है क्या, हमारा एक टाइप का सीवीड है, और प्रोटोजोअन्स ये हमारा क्या है, फर्स्ट एनिमल है, ठीक है, प्रोटो मतलब फर्स्ट और जोआ मतलब हमारा होता है एनिमल। तो एल्गी एक टाइप का एक्वेटिक, यूकैरियोटिक और फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है। तो ये यूकैरियोटिक होता क्या है, एक्वेटिक मतलब समझ गए जो पानी में रहता है, फोटोसिंथेटिक मतलब समझ गए जिनका लाइट का शिकार होता है, ठीक है, और यूकैरियोटिक, यूकैरियोटिक मतलब होता है उस टाइप के ऑर्गेनिज्म जिनका सेल के अंदर, जिनका सेल का न्यूक्लियस होता है और वो न्यूक्लियर एनवेलप के अंदर एनक्लोज होकर रहते हैं, ठीक है। और ये मैं बता देता हूँ कि यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म उस टाइप के ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनके सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है और वो हमारा न्यूक्लियर एनवेलप के अंदर प्रोड्यूस रहते हैं, मौजूद रहते हैं, ठीक है। तो हमारा एल्गी जो होते हैं वो क्या है, एक्वेटिक, यूकैरियोटिक और फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म हैं जिनका हमारा साइज जो है रेंज करता है माइक्रोस्कोपिक सिंगल सेल टू लार्ज ऑर्गेनिज्म लाइक जाइंट कैल्प, ठीक है, जाइंट कैल्प तक। और अगर हम प्रोटोजोन का बात करें तो प्रोटोजो जो है आर एनी ऑफ ए लार्ज ग्रुप ऑफ सिंगल सेल, ये सिंगल सेल यूकैरियोटिक और यूजुअली माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि नॉर्मली नॉट फोटोसिंथेटिक नहीं होते हैं। तो हम ये डिफरेंस समझ गए कि आल्गी और प्रोटोजोआ में क्या क्या डिफरेंस है, मेनली आता नहीं है, लेकिन हाँ इसमें ये जो टॉपिक है इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है हमारा टेस्ट ऊज, हाँ ये क्या होते हैं हमारे, ठीक है। नाउ हम पढ़ते हैं कॉम्पोजिशन ऑफ बायोजेनस सेडिमेंट, हमारे बायोजेनस सेडिमेंट का कॉम्पोजिशन क्या है। जो सबसे दो मोस्ट कॉमन केमिकल कंपाउंड बायोजेनस सेडिमेंट में पाया जाता है वो हमारा है कैल्शियम कार्बोनेट जो कि हमारा कैल्साइट मिनरल से बना हुआ, और सिलिका, ठीक है, जो कि हमारा सिलिका जो है केमिकली कॉम्बाइन होता है वाटर के साथ हमारा फॉर्म करने के लिए हाइड्रेटेड फॉर्म ऑफ सिलिका जिसे हम बोलते हैं ओपाल। ये जो ओपाल वर्ड है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसका केमिकल फार्मूला भी जो है SiO2.NH2O। ओपाल ये हमारा क्या है, हाइड्रेटेड फॉर्म ऑफ सिलिका। ये क्वेश्चन भी आता है हमारा मैच करने के लिए, तो आप इसे ध्यान में रखिएगा। ओपाल क्या है, हमारा हाइड्रेटेड फॉर्म ऑफ सिलिका। तो अभी तक हम क्या पढ़े कि जो सबसे दो मोस्ट कॉमन केमिकल कंपाउंड हमारे बायोजेनस सेडिमेंट में पाए जाते हैं वो है हमारा कैल्शियम कार्बोनेट और सिलिका। तो अभी हम पढ़ेंगे सिलिका के बारे में। सिलिका, तो बहुत सारे सिलिका जो हमारे हैं जो बायोजेनस ऊज में पाए जाते हैं वो हमारे कहाँ से आते हैं, माइक्रोस्कोपिक एल्गी जिसे हम डायटोम बोलते हैं, ठीक है, डायटोम मतलब हाफ में कट कर दो, और प्रोटोजोअन्स को हम रेडुलारियन, ठीक है, कॉल्ड रेडुलारियंस। तो याद रखिएगा एल्गी को हम क्या बोल रहे हैं, माइक्रोस्कोपिक एल्गी को डायटोम, और प्रोटोजोअन्स को हम रेडुलारियंस बोल रहे हैं, ठीक है। रेडुलारियंस क्या है, अ स्पोक और ए रे। क्यों, क्योंकि डायटोम जो हैं वो फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं और उन्हें बहुत ही स्ट्रॉन्ग सनलाइट की ज़रूरत होती है, और ये हमारा मेनली ओशन वाटर जो होता है उसका अपर सरफेस तक ही पाए जाते हैं, अपर सनलाइट सरफेस, जहाँ तक हमारा सनलाइट पहुँचता है वहाँ तक ये पाए जाते हैं हमारा। और बहुत सारे जो डायटोम होते हैं वो फ्री फ्लोटिंग होते हैं या फिर हमारा प्लैंक्टोनिक होते हैं। तो हमारे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो सिलिका से एक ग्लास ग्रेनस बनाते हैं और उसमें वो प्रोटेक्टिव वे में रहते हैं उसी के अंदर। और बहुत सारे स्पीसीज जो होते हैं उनका 2 पार्ट होता है टेस्ट का, जो कि अगर हम उसे फीड करें
तो वो एक पेट्री डिश या पील बॉक्स जैसा हमें दिखेगा। अगर टाइनी टेस्ट जो होते हैं, हमारा जो टाइनी टेस्ट देखिए, डायग्राम देखिए आप अच्छे से, फिगर 4.9 का ए। तो इसमें जो हमारा टाइनी टेस्ट, ये सब जो छोटे छोटे प्रेजेंट हैं, उसमें क्या होता है, वो परफोरेटेड रहते हैं। परफोरेटेड मतलब उसमें होल्स मौजूद रहते हैं, ठीक है, और वो इंट्रिकेट पैटर्न मतलब एक जाली जाली फॉर्म में रहते हैं। तो इसमें होता क्या है, जिसकी वजह से हमारा इसमें न्यूट्रिएंट इजीली पास हो पाता है और हमारा वेस्ट प्रोडक्ट इजीली पास आउट हो पाता है। तो अब हम जाने कि हमारा डायटोम जो है वो बहुत ज़्यादा एबेंडेंट होते हैं, कहाँ पर, ओशन सरफेस के ऊपर। और थिक डिपॉजिट जो है डायटोम रिच ऊज का, वो हमारा एक्यूमुलेट करता है कहाँ पर, बिलो ऑन द ओशन फ्लोर। हमारा यही जो ऊज है वो लिथिफाई हो जाता है, ये एकदम हार्ड हो जाता है और हमारा क्या बनाता है, डायटोमासियस अर्थ, जो कि एक लाइट वेट वाइट रॉक है, जो कि हमारा कंपोस्ट है डायटोम टेस्ट और क्ले से। नाउ हम पढ़ेंगे ऊज और डायटोमेसियस अर्थ और यूकैरियोटिक, ये सब क्या होता है। यहाँ पर ये तीनों टर्म के बारे में बहुत अच्छे से दिया हुआ है। तो पहले हम पढ़ते हैं ऊज। ऊज क्या है, ये कंसिस्टेंसी है टूथपेस्ट। टूथपेस्ट कैसा होता है हमारा, अगर उसमें हम आधा टूथपेस्ट और उसमें आधा पानी अगर मिला दें और उसको ऐसे घोल दें तो किस टाइप का होगा वो, उस टाइप का हमारा ऊज होता है। और अगर ईजी वे में अगर याद रखना है तो आप ऐसे इमेजिन कीजिए, आप डीप ओशन फ्लोर में अगर आप खाली पैर वहाँ पर ही चल रहे हैं तो आपके टोज के बीच में जो फाइन सेडिमेंट इकट्ठा हो जाएंगे वही हमारा ऊज हो जाते हैं। और अगर हम बात करें यूकैरियोटिक का, जो मैं बता चुका हूँ, जिसका सेल्स कंटेन अ डिस्टिंक्ट मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस, ठीक है। और डायटोमेसियस अर्थ, ये हमारा क्या होता है, हाँ इसे हम और क्या क्या बोलते हैं, ये आप याद रखिएगा। ये टर्म जो है डायटोमेसियस अर्थ, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। इससे क्वेश्चन भी बहुत सारे बन जाते हैं कि डायटोमेसियस अर्थ जो है ये हमारा एक लाइट वेट वाइट रॉक है। कौन सा रॉक, कलर देखिए वाइट रॉक है, जो कि कंपोज होता है डायटोम टेस्ट्स और क्ले से। अभी हम डायटोमेसियस अर्थ को हम डायटोमाइट, ट्राइपोलाइट और किसेल गोर भी बोलते हैं। तो ये तीनों टर्म लगभग आपको याद रखना पड़ेगा और आप इसे याद रखिएगा। अभी हम पढ़ते हैं रेडियोलेरियंस के बारे में। नाउ रेडियोलेरियंस तो हमारे होते क्या हैं, ये एक टाइप के माइक्रोस्कोपिक सिंगल सेल प्रोटोजोआ हैं, जो कि मोस्ट ऑफ इस क्या होते हैं, ये प्लैंक्टोनिक होते हैं। जैसे कि इसका नाम दिया गया है, इनका लॉन्ग स्पाइक्स और रे होते हैं ऑफ सिलिका, किसका, सिलिका, जो कि हमारा सिलिसियस सेल से बाहर निकल के प्रोट्रूड करता है, मतलब वहाँ सिलिसियस सेल से निकले रहता है लॉन्ग स्पाइक और या रे। ये हमारा फोटोसिंथेसाइज नहीं करते हैं, जबकि ये एक्सटर्नल फूड सोर्सेज पे रिलाई करते हैं, जैसे कि हमारा बैक्टीरिया हो गया या फिर अदर प्लैंक्टन। ये जो हमारे रेडियोलेरियंस हैं, ये जो हमारे टिपिकली क्या होते हैं, रेडियोलेरियंस हमारे टिपिकली हमारा वेल डेवलप्ड सिमेट्री शो करते हैं, मतलब हमारा ये बायलैटरल सिमेट्री टाइप के होते हैं, ठीक है। इनका वेल डेवलप्ड सिमेट्री यहाँ पर पाया जाता है, दोनों आसपास अगर हम उनको बीच में से काट दें तो दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे। विच बाय, इसीलिए हम लिविंग स्नोफ्लेक्स ऑफ द सी, ये टर्म जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रेडियोलेरियंस को हम क्या बोलते हैं, रेडियोलेरियंस इज ऑल्सो नोन एज लिविंग स्नोफ्लेक्स ऑफ द सी, इसे आप पूरा अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। अभी हम द एक्यूमुलेशन ऑफ सिलिशियस, हमारा जो सिलिशियस टेस्ट ऑफ डायटोम्स, रेडियोलेरियंस या अदर सिलिका सिक्रेटिंग ऑर्गेनिज्म जो हैं, उनका अगर हम एक्यूमुलेशन कर दें, उनको हम अगर एक्यूमुलेट कर दें तो हमारा ये क्या प्रोड्यूस करेंगे, सिलिशियस ऊज प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। तो हमारा सिलिशियस ऊज कैसे प्रोड्यूस होगा, बाय द एक्यूमुलेशन ऑफ सिलिशियस टेस्ट्स ऑफ डायटोम, रेडियोलेरियंस और अदर सिलिका सिक्रेटिंग ऑर्गेनिजम्स। नाउ भी हम पढ़ेंगे कैल्शियम कार्बोनेट के बारे में, लेकिन उससे पहले हम कुछ देख लेते हैं। ये हमारा जो टेबल है, ये है हमारा डायटोम्स के बारे में, जिससे हमारे क्वेश्चंस कुछ बन जाते हैं। तो इसको हम थोड़ा अच्छा से एक बार कवर कर लेते हैं, क्या दिया हुआ एक बार अच्छे से पढ़ लेते हैं। मैं इसको आपको शॉर्ट फॉर्म में थोड़ा सा बता देता हूँ, आप इसे अच्छे से देख लीजिएगा कि डायटोम्स हमारा एक माइक्रोस्कोपिक सिंगल सेल फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं। यहाँ पर कितने सारे वर्ड है देखिए, माइक्रोस्कोपिक मतलब बहुत ही छोटा होंगे, सिंगल सेल होते हैं और फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म, तीन चीज़ यहाँ पर आपको पता चल गया। फिर हमारा ये रहते कहाँ पर है, इनसाइड ए प्रोटेक्टिव सिलिका टेस्ट, ठीक है। इससे पहले मैं बता चुका हूँ कि हमारे रहते कहाँ पर है, ये हमारा एक प्रोटेक्टिव सिलिका टेस्ट ही बनाते हैं। मोस्ट ऑफ विच कंटेन टू हाफ्स दैट फिट टुगेदर लाइक अ शू बॉक्स एंड इट्स लीड। जैसे शू बॉक्स और लीड मतलब उसका ढक्कन से वो बंद हो जाता है, शू बॉक्स उस टाइप का। और या फिर हम जैसे उससे पहले पढ़े थे कि दो और क्या होता है,
हमारा एक क्या था यहाँ पर, हमारा यहाँ पर था ये पिल बॉक्स और पेट्री डिश, ठीक है। तो वही चीज़ हमारा यहाँ पर होता है। और इसके बारे में हम ये पढ़ते हैं कि टेस्ट हमारा, जिसे हम सेल भी बोलते हैं, ये ऑर्नामेंटेड विद होल्स, रिब्स एंड रेडिएटिंग स्पाइंस इसके होते हैं। कैसा होते हैं? रेडिएटिंग स्पाइंस होते हैं। और हम इसका एक बारे में स्पेसिफिक चीज़ यहाँ पर पढ़ते हैं कि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारा। ये एज इसका क्या बोला जाएगा? एज हमारा इसका जुरासिक पीरियड से है। ये हमारा लगभग 180 मिलियन ईयर्स अगो एंड मोर देन 70,000 स्पीसीज ऑफ डायटम्स हैव बीन आइडेंटिफाइड। और अभी तक लगभग हमारा 70,000 से ज़्यादा डायटम्स का स्पीसीज हमारा आइडेंटिफाई किया जा चुका है। डायटम्स का हमारा बहुत ही शॉर्ट लाइफ स्पैन होता है। ये हमारा कुछ दिन से लेके कुछ हफ्ता तक, एक हफ्ता तक ऐसे ही होता है, ठीक है। लगभग कुछ दिन से लेके एक हफ्ता लगभग तक होता है। ये हमारा सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर सकता है या ये सेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस कर सकता है। ये सेक्सुअली मतलब जहाँ पर ही दो ऑर्गेनिज्म हमारा इन्वॉल्व हो, एक मेल और एक फीमेल। और ये सेक्सुअली में सिर्फ हमारा सिंगल टाइप का ऑर्गेनिज्म ही मतलब प्रेजेंट हो, ठीक है। और ये हमारा एंड ऑकर इंडिविजुअली और लिंक टुगेदर इनटू लॉन्ग कम्युनिटीज़। ये हमारा पाए जाते हैं इन ग्रेट एबिंडेंस फ्लोटिंग इन द ओशन, ओशन में फ्लोट करते हुए पाए जाते हैं। और इन सर्टन फ्रेश वाटर लेक्स बट कैन ऑल्सो भी फाउंड इन डाइवर्स एनवायरनमेंट, बहुत अलग अलग टाइप का एनवायरनमेंट में पाए जाते हैं। और इसका ये है एक कि बहुत ज़्यादा लाइट वेट होते हैं। इनके अंदर एक इनट केमिकल कंपोजिशन पाया जाता है। ये जैसे हाई टेम्परेचर रेसिस्ट कर सकते हैं, हाई टेम्परेचर को ये रेसिस्ट कर सकते हैं। इनका बहुत ही एक्सीलेंट फिल्टरिंग प्रॉपर्टीज़ होता है। डायटोमेसियस अर्थ जो है हमारा, इसको हम यूज करते हैं प्रोड्यूस करने के लिए बहुत सारा कॉमन प्रोडक्ट्स, जो कि हमारे फिगर में दिया गया है। तेल और बहुत कुछ ऐसे ये सब हैं, तो इससे हम इसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे फ़िल्टर्स, माइल्ड एब्रेसिव्स, ये भी एग्ज़ाम में आ सकता है आपका कि इसका इस्तेमाल क्या क्या है। फ़िल्टर्स फॉर रिफाइनिंग शुगर, सेपरेटिंग यूरिन, सेपरेटिंग इम्प्योरिटीज़ फ्रॉम वाइन, स्ट्रेनिंग ईस्ट फ्रॉम बियर एंड फिल्टरिंग स्विमिंग पूल वाटर। फिर माइल्ड एब्रेसिव्स, एब्जॉर्बेंट्स, केमिकल कैरियर्स, इस टाइप के मटेरियल्स हमारा इसका इस्तेमाल होता है, ठीक है। और हमारा हर डायटम का टेस्ट जो होता है उसमें कंटेन ड्रॉपलेट्स ऑफ ऑयल, ठीक है। ये लाइन जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि हमारा हर, ये लाइन आप देखिए यहाँ पर ही पढ़िए कि हर डायटम का जो लाइफ होता है, जब वो मर जाते हैं तो उनका टेस्ट्स मतलब जो सेल्स हमारे होते हैं, जब वो सी फ्लोर में एक्यूमुलेट करते हैं तभी वहाँ पर हमारा ऐसा माना जाता है कि वहाँ पर ही पेट्रोलियम डिपॉजिट्स उसके द्वारा भी होते हैं। तो ये लाइन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए हो जाता है कि इससे हमारा पेट्रोलियम डिपॉजिट भी यहाँ पर ही पाए जाते हैं, ठीक है। अभी हम पढ़ लिए इसके बारे में। अभी हम पढ़ेंगे कैल्शियम कार्बोनेट, जो कि हम छोड़े थे। हमारा कैल्शियम कार्बोनेट बायोजेनस ऊज का दो सिग्निफिकेंट सोर्स पाया जाता है। वो क्या है? फोरामिनीफर। फोरामिनीफर क्या है? एक ओपनिंग। फोरामिनीफर, फोरामेन मतलब होता है एक ओपनिंग। और ये हमारा क्लोज रिलेटिव है रेडियोलारियंस की। किसका क्लोज रिलेटिव है? रेडियोलारियंस की। और माइक्रोस्कोपिक एल्गी, जिसे हम कोकोलिथोफोर्स भी बोलते हैं। अब ये कोकोलिथोफोर्स को अगर हम स्प्लिट करें वर्ड को, तो कोकस मतलब हो जाता है बेरी, लिथो मतलब हो जाता है स्टोन, और फोरेड मतलब यहाँ पर हो जाता है कैरिंग, मतलब स्टोन कैरिंग बेरी। यहाँ पर ही इसका मतलब हो जाता है। तो कोकोलिथोफोर्स ये हमारे हैं सिंगल सेल्ड आल्गी हैं। क्या है हमारे? ये कोकोलिथोफोर्स हैं सिंगल सेल्ड आल्गी, जो कि बहुत सारे हमारे प्लैंक्टोनिक होते हैं। कोकोलिथोफोर्स हमारा थिन प्लेट और कैल्शियम कार्बोनेट का सील्ड को प्रोड्यूस करता है, ठीक है। क्या कोकोलिथोफोर्स हमारा क्या करता है? थिन प्लेट्स और कैल्शियम कार्बोनेट का सील्ड्स बनाकर उसे प्रोड्यूस करता है। अगर हमारा 20 या 30 जो हैं ऐसे ही अगर मिल जाएं और आपस में ओवरलैप कर लें, तो हमारा यहाँ पर ही स्फेरिकल शेप का टेस्ट बन जाता है, जो कि हमारा ये डायग्राम में आप देख सकते हैं, जो कि ए नंबर पे है यहाँ पर, ठीक है। स्फेरिकल टेस्ट यहाँ पर ही बन जाता है। वैसा ही जैसे कि डायटम, वैसा ही हमारा कोकोलिथोफोर्स होते हैं, वो भी फोटोसिंथेसाइज होते हैं, फोटोसिंथेसाइज करते हैं। उन्हें भी जिंदा रहने के लिए सनलाइट की ज़रूरत होती है। कोकोलिथोफोर्स बहुत 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 ज़्यादा स्मॉल होते हैं, छोटे होते हैं। इनफैक्ट कोकोलिथोफोर्स को अगर हम इन टर्म में बोलें तो वो 10 या 100 गुना ज़्यादा छोटे होते हैं हमारा डायटम से। कोकोलिथोफोर्स आर अबाउट 10 to 100 टाइम्स स्मॉलर देन मोस्ट डायटम्स। तो विच इज़ वाई, इसीलिए हम कोकोलिथोफोर्स को हम नैनो प्लैंक्टन भी बोलते हैं। ये वर्ड आप याद रखिए,
कोकोलिथोफोर्स को हम क्या बोलते हैं, और नैनो प्लैंकटन। नैनो मतलब क्या हो गया, ड्वार्फ। ड्वार्फ मतलब क्या होता है, छोटा। तो प्लैंकटोस मतलब वांडरिंग, मतलब ड्वार्फ वांडरिंग, ठीक है, एनिमल। तो कोकोलिथोफोर्स हमारा क्या है, ये नैनो प्लैंकटन हो गए। अब समझ में आ गया। यहाँ पर आप डायग्राम देख सकते हैं, बहुत सारे चीज़ का डायग्राम दिया हुआ है। रेडियोलाइडस का यहाँ डायग्राम दिया हुआ है, फोरामिनिफर्स का यहाँ डायग्राम दिया हुआ है। इस वो डायग्राम बहुत अच्छे से देख सकते हैं, ठीक है। तभी हम आगे बढ़ते हैं। जब हमारा ऑर्गेनिज्म मर जाते हैं तो उनका इंडिविजुअल प्लेट जो होता है उसे हम क्या बोलते हैं, कोकोलिथ्स बोलते हैं, जो कि एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। और जब ये एक दूसरे में ओशन फ्लोर में आके एक्यूमुलेट होते हैं तो वहाँ पर ही क्या हो जाता है, कोकोलिथ रिच ऊज हो जाता है। और यही जब हमारा ऊज जो है लिथिफाई मतलब हार्ड होता है, स्टोन फॉर्म में हो जाता है ओवर टाइम, तो हमारा ये एक वाइट डिपॉजिट जैसा फॉर्म हो जाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, चॉक बोलते हैं, जो कि बहुत सारे अलग अलग वैरायटी के चीज़ों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे हमारा चॉक बोर्ड में वहाँ पर इसी से चीज़ से हम लिखते हैं, ठीक है। और हमारा वाइट क्लिफ ऑफ साउदर्न इंग्लैंड में देखें तो यहाँ पर ही आर कंपोज्ड ऑफ हार्डन, यहाँ पर हार्डन कोकोलिथ रिच कैल्शियम कार्बोनेट ऊज पाए जाते हैं, जो कि हमारा डिपॉजिट कहाँ पर है, ओशन फ्लोर में, और हैज़ बिन अपलिफ्टेड ऑन टू लैंड, और ये लैंड पे अपलिफ्ट हो गए हैं, ठीक है। और डिपॉजिट जो है हमारा चॉक का, chalk, the same age as the white cliffs, are so common throughout Europe, North America, Australia and Middle East that the geological period in which these deposits formed is named the Cretaceous period। तो यहाँ पर एक क्या मेन वर्ड हमारा आया कि हमारा ये कौन से एज में डिपॉजिट हुआ था, तो हमारा ये हुआ था क्रिटासियस पीरियड में। ये वर्ड याद रखिएगा, ठीक है। क्या चीज़, चॉक का हमारा डिपॉजिट है वो हमारा कहाँ पर, मतलब जो नॉर्थ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, मिडिल ईस्ट, यूरोप, ये सब में जो पाए जा रहे हैं, ये सब का डिपॉजिट हमारा है मेनली वो क्रिटासियस पीरियड में हुआ था। समझ गए। अभी फोरामिनिफर्स क्या होते हैं, फोरामिनिफर्स हमारे सिंगल सेल प्रोटोजोन्स हैं, जिसमें बहुत सारे हमारे प्लैंक्टोनिक होते हैं, और इनका साइज जो है वेरी करता है माइक्रोस्कोपिक से लेके मैक्रोस्कोपिक तक। हमारा ये फोटोसिंथेसाइज नहीं करते हैं, मतलब इन्हें जिंदा रहने के लिए सनलाइट की ज़रूरत नहीं है। सो दे मस्ट इंसेट अदर ऑर्गेनिज्म फॉर फूड, ठीक है। तो इससे, और फोटोसिंथेसाइज अगर नहीं करते हैं तो जिंदा रहने के लिए कुछ तो खाएंगे, तो इसीलिए वो अलग ऑर्गेनिज्म को इंजेस्ट करते हैं, वो खाते हैं, ठीक है। नाउ फोरामिनिफर्स जो है हमारे, वो हार्ड कैल्शियम कार्बोनेट टेस्ट को प्रोड्यूस करते हैं, जिससे हमारा ऑर्गेनिज्म रहते हैं, ठीक है, जिसमें हमारा ऑर्गेनिज्म क्या रहते हैं। अभी बहुत सारे फोरामिनिफर्स जो होते हैं वो हमारा सेगमेंटेड और चैम्बर टेस्ट प्रोड्यूस करते हैं, और हर टेस्ट जो होता है उसका एक प्रोमिनेंट ओपनिंग होता है एक तरफ से, मतलब एक तरफ से वो खुले रहता है इन वन एंड। ऑल्दो इनका साइज जो है बहुत छोटा होने के कारण भी जो फोरामिनिफर के टेस्ट होते हैं वो हमारा क्या इंडिकेट करता है, रिसेंबल्स लार्ज सेल्स, बहुत बड़ा सेल्स, जो कि वन माइट फाइंड एट ए बीच, जो कि हम एक बीच पे पाते हैं, ठीक है। अभी डिपॉजिट जो है, डिपॉजिट्स कंप्राइज प्राइमरी ऑफ टेस्ट्स ऑफ फोरामिनिफर्स, कोकोलिथ्स एंड अदर कैल्सेरियस सीक्रेटिंग ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड कैल्सेरियस ऊज, ठीक है, समझ आ गया। तो इसमें मेनली हमारा क्या इंपॉर्टेंट था, हमारे ये कौन से पीरियड में पाए जा रहे हैं, हमारा चॉक का फॉर्मेशन किस तरीके से हो रहा है, क्या हो रहा है, और हमारा फिर यहाँ पर कुछ टर्म से हमारा कोकोलिथोफोर्स को नैनोप्लैंक्टन क्यों बोलते हैं, हमारा कोकोलिथोफोर्स डायटम से कितना छोटा है, वो किस टाइप के होते हैं, सिंगल सेल, फोटोसिंथेटिक, ये सब क्या क्या हैं, उस सब के बारे में हम पढ़ चुके। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। नाउ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बायोजेनस सेडिमेंट। तो हमारे बायोजेनस सेडिमेंट जो होते हैं ये बहुत ही कॉमन टाइप के पेलाजिक डिपॉजिट्स हैं। हमारा पहला पॉइंट याद रखिए कि बायोजेनस सेडिमेंट जो होते हैं ये बहुत ही कॉमन पेलाजिक डिपॉजिट्स हैं। ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है बायोजेनस सेडिमेंट का ओशन फ्लोर पे, वो डिपेंड करता है 3 फंडामेंटल प्रोसेसेस पे। पहला है प्रोडक्टिविटी, दूसरा है डिस्ट्रक्शन, और तीसरा है डाइल्यूशन। क्या बोला मैं कि बायोजेनस सेडिमेंट का डिस्ट्रीब्यूशन जो हमारे ओशन फ्लोर पे 3 फंडामेंटल प्रोसेसेस पे डिपेंड करता है। पहला है क्या, प्रोडक्टिविटी, दूसरा डिस्ट्रक्शन, और तीसरा डाइल्यूशन। अभी हम पढ़ते हैं प्रोडक्टिविटी के बारे में। तो हमारा प्रोडक्टिविटी क्या होता है, ये हमारे सरफेस वाटर पे मतलब ओशन फ्लोर के सरफेस वाटर पे, ठीक है, हमारा कितने अमाउंट के ऑर्गेनिज्म जो है वहाँ पर ही प्रेजेंट हैं। तो हमारा जो सरफेस वाटर होता है
जिसका हाई बायोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी होते हैं, उसमें बहुत सारे टाइप के लिविंग और रिप्रोडक्टिव ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। कंडीशंस ये है डेट आर लाइकली टू प्रोड्यूस बायोजेनस सेडिमेंट्स। कन्वर्सली देखा जाए तो सरफेस वाटर जिसका लो बायोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी होता है, उसमें बहुत ही कम ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं हमारा बायोजेनस ऊज प्रोड्यूस करने के लिए ओशन फ्लोर पे। अभी हम पढ़ते हैं डिस्ट्रक्शन। तो ये डिस्ट्रक्शन कहाँ होता है? डिस्ट्रक्शन ऑकर्स व्हेन, कब? हमारा जब स्केलेटल रिमेन मतलब टेस्ट जो हड्डी है वो हमारा सी वाटर में डिज़ोल्व हो जाता है एट डेप्थ, नीचे में, नीचे जाके हमारा सी वाटर में डिज़ोल्व हो जाता है टेस्ट, ठीक है, स्केलेटल रिमेन। अभी हम बात करते हैं, लेकिन कुछ केसेस में देखा गया है कि बायोजेनस सेडिमेंट हमारा डिज़ोल्व हो जाते हैं सी फ्लोर पे पहुंचने से पहले ही, और कुछ केस में हमारा ये सी फ्लोर पे जाकर डिपॉजिट होने के बाद वहाँ पर डिज़ोल्व होते हैं, ठीक है। तो हमारा दो पढ़ लिए, प्रोडक्टिविटी, डिस्ट्रक्शन। हमारा ये क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बायोजेनस सेडिमेंट के अंदर आता है। किस तरीके से हमारा बायोजेनस सेडिमेंट का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, तो अभी हम पढ़ लिए प्रोडक्टिविटी और डिस्ट्रक्शन। अभी पढ़ते हैं डाइल्यूशन। तो डाइल्यूशन हमारा कहाँ ऑकर करता है, कब हमारा ऑकर करता है? जब हमारा डाइल्यूशन अकर्स व्हेन द डिपोजिशन ऑफ अदर सेडिमेंट्स, अलग सेडिमेंट का डिपोजिशन होता है, डिक्रीजेस द परसेंटेज ऑफ द बायोजेनस सेडिमेंट फाउंड इन मेराइन डिपोजिट्स। समझ आया क्या बोला इसका मतलब? इसका मतलब हम क्या समझे, जब हमारा बायोजेनस सेडिमेंट जो हमारा मेराइन डिपोजिट्स में पाया जा रहा है उसका अगर परसेंटेज कम जाता है, कब? जब हमारा अलग अदर सेडिमेंट्स का डिपोजिशन वहाँ पर ही हो जाता है। अगर हम एग्जांपल देखें तो हमारे यहाँ पर क्या हो जाएगा, अदर टाइप के जो सेडिमेंट होते हैं वो हमारा बायोजेनस टेस्ट मटेरियल को 30% नेसेसरी है उससे बिलो डाइल्यूट कर देते हैं, तो हमारा वो कन्वर्ट हो जाता है किस में? ऊज में हमारा कन्वर्ट हो जाता है। वैसा ही डायरेक्शन हमारा अकर कब होता है? ये हमारा जब सबसे ज़्यादा अकर होता है बिकॉज ऑफ द एविडेंस ऑफ कोर्स ग्रेन लिथोजेनस मटेरियल इन नेरेटिक एनवायरनमेंट। नेरेटिक एनवायरनमेंट में हमारा एबेंडेंस ऑफ बहुत सारे, जब हमारा कोर्स ग्रेन लिथोजेनस मटेरियल वहाँ पर पाए जाते हैं उस वक्त हमारा वहाँ पर डाइल्यूशन होता है। इसलिए बायोजेनस ऊज जो है हमारे कॉन्टिनेंटल मार्जिन्स में बहुत ही कम मिलते हैं, अनकॉमन है हमारे कॉन्टिनेंटल मार्जिन्स में। समझ में आ गया? अभी हम आगे बढ़ते हैं नेरेटिक डिपॉजिट्स के पास। हाँ, तो नेरेटिक डिपॉजिट्स हमारा सबसे ज़्यादा डोमिनेट कहाँ पर होता है? लिथोजेनस सेडिमेंट में। और हमारा माइक्रोस्कोपिक और माइक्रोस्कोपिक बायोजेनस मटेरियल जो हैं वो हमारा इनकॉर्पोरेट हो जाते हैं कहाँ पर? लिथोजेनस सेडिमेंट में, इन नेरेटिक डिपॉजिट्स। और इन एडिशन देखा जाए तो बायोजेनस कार्बोनेट डिपॉजिट्स जो होते हैं वो बहुत सारे एरिया में हमारा कॉमनली पाए जाते हैं। नाउ नेरेटिक डिपॉजिट्स में हमारा आ जाता है कार्बोनेट डिपॉजिट्स और यहाँ पर स्ट्रोमाटोलाइट्स। फिर पेलाजिक डिपॉजिट्स हमारा आ जाएगा सिलिशियस ऊज और फिर कैल्सेरियस ऊज एंड द सीसीडी। ये यहाँ पर ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है सीसीडी, इसको बहुत ही अच्छे से डिटेल में हम पढ़ेंगे। हाँ, तो अभी हम आगे बढ़ते हैं कहाँ पर? यहाँ से स्टार्ट करते हैं कार्बोनेट डिपॉजिट्स। तो कार्बोनेट मिनरल्स जो होते हैं आर दोज, वो क्या होते हैं? जिसमें हमारा CO2 केमिकल फॉर्मूला पाया जाता है जो कि हमारा कैल्शियम कार्बोनेट पाया जाता है, वो हमारा कार्बोनेट मिनरल्स होते हैं। और रॉक्स जो हमारा मेराइन एनवायरनमेंट में कंपोज होते हैं वो हमारा मेनली क्या होते हैं? प्राइमरीली कैल्शियम कार्बोनेट होते हैं और उसे हम क्या बोलते हैं? लाइमस्टोन्स बोलते हैं। और बहुत सारे लाइमस्टोन जो होते हैं उसमें हमारा फॉसिल मेराइन सेल्स पाए जाते हैं जो कि हमारा सजेस्ट करता है कि वो बायोजेनस ऑरिजिन है। अगर हम देखें तो अदर कार्बोनेट कंटेनिंग रॉक्स जो हैं हमारे वो अपीयर टू हैव फॉर्म डायरेक्टली फ्रॉम सी वाटर विदाउट द हेल्प ऑफ एनी मेराइन ऑर्गेनिजम्स। हाँ, तो इसका ये मतलब हुआ कि बहुत सारे लाइमस्टोन में हमारा फॉसिल मेराइन सेल्स पाए जाते हैं जो कि हमारा सजेस्ट करता है कि वो बायोजेनस ऑरिजिन है, कि हमारा बायोजेनस तरीके से ओरिजिनेट हुआ है। जबकि बहुत सारे कार्बोनेट कंटेनिंग रॉक्स जो हमारे हैं वो हमारा डायरेक्टली सी वाटर से फॉर्म हो जाता है बिना किसी मेराइन ऑर्गेनिज्म के हेल्प से। और अगर देखा जाए तो मॉडर्न एनवायरनमेंट में हमारा जो कैल्शियम कार्बोनेट पाया जाता है वो करेंटली कहाँ कहाँ पर डिपॉजिट है? जैसे कि बहामा बैंक्स, ऑस्ट्रेलिया का ग्रेट बैरियर रीफ देखा जाए, या फिर पर्शियन गल्फ, यहाँ पर हमारा बहुत अमाउंट में डिपॉजिट में हमारा कैल्शियम कार्बोनेट पाया जाता है जो कि हमारा सजेस्ट करता है कि कार्बोनेट डिपॉजिट जो हैं वो हमारे सैलो वार्म वाटर शेल्फ्स और अराउंड ट्रॉपिकल आइलैंड, इस टाइप के कंडीशन में हमारा क्या पाए जाते हैं? कार्बोनेट डिपॉजिट्स बहुत अच्छे से डेवलप हो पाते हैं। तो ऐसा अगर पूछा जाए
इन कार्बन डिपॉजिट्स को फॉर्म होने के लिए किस किस टाइप का कंडीशन चाहिए, तो क्या बोलेंगे कि कार्बन डिपॉजिट्स हमारा फॉर्म होता है सैलो वार्म वाटर सेल्फ्स और अराउंड ट्रॉपिकल आइलैंड्स एज कोरल रीफ्स और बीचेस। ठीक है, जैसे हमारे कोरल रीफ्स फॉर्म होते हैं उसी टाइप से ही हमारा ये भी फॉर्म लगभग होता है। तो अगर देखा जाए तो एशियंट मराइन कार्बोनेट डिपॉजिट्स हमारा लगभग अर्थ क्रस्ट का 2% उसमें होते हैं, और जितने भी अर्थ में हमारा सेडिमेंट्री रॉक है उसका 25% होते हैं। और इनफैक्ट अगर देखा जाए तो मराइन लाइमस्टोन हमारा कहाँ पर अंडरलाइन करता है, फ्रॉम द अंडरलाइंग बेडरॉक ऑफ फ्लोरिडा और मैनी मिड वेस्टर्न स्टेट्स फ्रॉम केंटकी टू मिचिगान और फ्रॉम पेनिसिल्वानिया टू कोलोराडो। ठीक है, और ये सब इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, फिर भी पर्कुलेशन ऑफ ग्राउंड वाटर, और हमारा जो ग्राउंड वाटर जो पर्कुलेशन होता है इस थ्रू दिस डिपॉजिट्स हैव डिजॉल्व द लाइमस्टोन, हमारा लाइमस्टोन डिजॉल्व कर देता है क्या प्रोड्यूस करने के लिए, सिंक होल्स प्रोड्यूस करने के लिए, और किसी केसेस में हमारा स्पेक्टिकुलर कैवर्न्स भी वहाँ पर ही फॉर्म हो जाते हैं। अभी हम पढ़ते हैं स्ट्रोमेटोलाइट्स के बारे में, ये हमारा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, इससे भी बहुत सारे अमाउंट के क्वेश्चंस बन जाते हैं। कुछ स्ट्रोमेटोलाइट्स है क्या, कैसे वो होते हैं, किस चीज़ का कंपोजिशन है, क्या है बोल के, तो इसको हम आइए अच्छे से पढ़ते हैं। स्ट्रोमेटोलाइट्स क्या है, स्ट्रोमेटोलाइट्स है हमारा एक लोबेट स्ट्रक्चर होते हैं जो कि हमारा कंसिस्ट होता है किसका फाइन लेयर ऑफ कार्बोनेट, जो कि हमारा फॉर्म होता है स्पेसिफिक वार्म सैलो वाटर एनवायरनमेंट में, जैसे कि हाई सैलिनिटी टाइडल पूल्स हमारा सार्क बे वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। ठीक है, सार्क बे यहाँ पर जैसे हम ये डायग्राम में देखिए कहाँ पर ऑस्ट्रेलिया का सार्क बे कहाँ पर प्रेजेंट है, यहाँ पर। ठीक है, उस जगह पे हमारे यहाँ पर स्ट्रोमेटोलाइट्स जो हैं बहुत ज़्यादा अमाउंट के मिलते हैं। तो स्ट्रोमेटोलाइट्स होता क्या है, स्ट्रोमेटोलाइट्स क्या बोला मैं कि लोबेट स्ट्रक्चर, जैसे आप यहाँ पर ये देखिए लोब टाइप का स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये जो स्ट्रक्चर यहाँ पर दिख रहा है ना वही है। तो स्ट्रोमेटोलाइट क्या है, एक लोबेट स्ट्रक्चर है जो कि कंसिस्ट होता है फाइन लेयर ऑफ कार्बोनेट्स, कार्बोनेट का फाइन लेयर जो कि हमारा फॉर्म होते हैं स्पेसिफिक वार्म सैलो वाटर एनवायरनमेंट में, जैसे कि सच एज द हाई सैलिनिटी टाइडल पूल इन द सार्क बे वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, इस जगह पे जैसे पाए जाते हैं। फिर साइनोबैक्टीरिया जो प्रोड्यूस होते हैं इस डिपॉजिट के कारण बाय ट्रैपिंग फाइन सेडिमेंट इन म्यूकस मैट्स। ठीक है, म्यूकस मैट्स ही होता है उसमें ये ट्रैप कर लेते हैं अपने फाइन सेडिमेंट्स को। ठीक है, फिर अदर टाइप्स ऑफ एल्गी जो यहाँ पर प्रोड्यूस करते हैं लॉन्ग फिलामेंट्स और हमारा बाइंड कर लेते हैं कार्बोनेट पार्टिकल्स को एक साथ। फिर लाइक ट्री रिंग्स बिंग एडेड एज ए ट्री ग्रो लेयर अपन लेयर ऑफ दिस algae कॉलोनाइज द सरफेस, जैसे कि हमारा ट्री को जब काटते हैं तो उसमें रिंग टाइप का फॉर्मेशन हमें मिलता है वहाँ पर। ठीक है, उसी तरीके से हमारा यहाँ पर भी लेयर फॉर्म हो जाता है algae का, और फिर यहाँ पर ही कॉलोनाइज ये कर लेते हैं जो कि हमारा फॉर्म करता है बल्बस स्ट्रक्चर। ठीक है, बल्बस क्या होता है, बहुत ज़्यादा मतलब फुला हुआ टाइप का स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, और अगर जियोलॉजिकल पास्ट में देखा जाए तो पार्टिकुलरली हमारे ये फॉर्म कब होते हैं, पर्टिकुलर फ्रॉम अबाउट 1 to 3 बिलियन ईयर्स अगो, और कंडीशंस वर आइडल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रोमेटोलाइट्स, ये हमारा कंडीशंस हैं स्ट्रोमेटोलाइट का अच्छे से फॉर्मेशन होने के लिए। तो ये है कि स्ट्रोमेटोलाइट का स्ट्रक्चर जो है हंड्रेड्स ऑफ मीटर हाई होते हैं, कैन बी फाउंड इन रॉक्स फ्रॉम दिस एजेस। ठीक है, हमारा ये सब कंडीशन है तो आप इसे पढ़ सकते हैं। तो उसमें मेनली इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हमारा स्ट्रोमेटोलाइट्स जो है उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, शेप कैसा होता है, और वो जो है कंसिस्टिंग ऑफ फाइन लेयर ऑफ algae और कार्बोनेट। ये लाइनें आप याद रखिएगा कि स्ट्रोमेटोलाइट क्या है, फाइन लेयर ऑफ algae और कार्बोनेट यहाँ पर अच्छे से हमें मिलते हैं। और स्ट्रोमेटोलाइट किस टाइप का स्ट्रक्चर है, लोबेट स्ट्रक्चर, किस टाइप का कंडीशन में पाया जा रहा है, हमारे स्पेसिफिक वार्म सैलो वाटर एनवायरनमेंट में, जैसे कि हाई सैलिनिटी टाइडल पूल्स इन सार्क बे वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया। फिर इसमें से ऐसा हो गया, बस इसमें कुछ खास इंपॉर्टेंट और है नहीं। अभी हम पढ़ते हैं पेलाजिक डिपॉजिट्स। तो हमारा माइक्रोस्कोपिक बायोजेनस सेडिमेंट जिसे हम ऊज बोलते हैं वो हमारा सबसे ज़्यादा कॉमन कहाँ होता है, डीप ओशन फ्लोर में वो कॉमनली पाए जाते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही कम लिथोजेनस सेडिमेंट का डिपॉजिट होता है। कॉन्टिनेंट से बहुत दूर अगर देखा जाए तो यहाँ पर ही बहुत ही कम लिथोजेनस सेडिमेंट का डिपॉजिट होता है जो कि हमारा बायोजेनस मटेरियल को डाइल्यूट कर देता है। नाउ अभी सिलिशियस ऊज पढ़ते हैं। तो सिलिशियस ऊज में कम से कम 30% हार्ड रिमेन्स ऑफ सिलिकेट सिक्रीटिंग ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, एटलीस्ट 30% ऑफ द हार्ड रिमेन्स ऑफ सिलिकेट सिक्रीटिंग ऑर्गेनिजम्स। और यही जब हमारा सिलिशियस ऊज कंसिस्ट मोस्टली ऑफ डायटम्स। ठीक है, जब हमारा सिलिशियस ऊज में बहुत अमाउंट के डायटम्स पाए जाते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं,
डायटोमासियस ऊज। याद रखिए डायटोमासियस ऊज कब बोलते हैं, जब हमारा सिलिशियस ऊज में बहुत ही अमाउंट के डायटोम्स पाए जाएंगे तब उसे हम डायटोमासियस ऊज बोलते हैं। और हमारा कंसिस्ट मोस्टली अगर रेडोलारियंस उसमें बहुत अमाउंट में पाए जाएंगे तो उसे हम क्या बोलेंगे, रेडोलारियन ऊज। समझ आ गया ना। तो डायटोमासियस ऊज कब बोले, जब उसमें डायटोम ज़्यादा था, और रेडोलारियन ऊज कब बोले, जब उसमें रेडोलारियन का अमाउंट ज़्यादा था। और अगर हमारा व्हेन इट कंसिस्ट मोस्टली ऑफ सिंगल सेल्ड सिलिकोफ्लैजिलेट्स, अगर हमारा सिंगल सेल्ड सिलिकोफ्लैजिलेट्स पाए जाते हैं जो कि हमारा एक अलग टाइप का प्रोटोजोआ है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, सिलिकोफ्लैजिलेट ऊज। समझ में आ गया ना। 3 तो यहाँ पर नाम आ रहा है हमारा, पहला डायटोमासियस ऊज, रेडोलारियन ऊज और फिर सिलिकोफ्लैजिलेट ऊज। जिसका अमाउंट ज़्यादा होगा वो नाम यहाँ पर ही लग जाएगा। तो हम क्या समझें कि हमारा ओशन के हर डेप्थ में हमारा सिलिका जो है अंडर सैचुरेटेड पाया जाएगा, जिसका ये मतलब होता है कि अगर कोई भी सॉलिड पार्टिकल जो कि हमारा सिलिका से बना हुआ है वो सी वाटर में इजीली डिज़ोल्व हो जाएगा। अगर इनफैक्ट देखा जाए तो लिविंग डायटोम्स, रेडोलारियंस या सिलिकोफ्लैजिलेट्स हमारा उनको ज़्यादा मेहनत नहीं लगता है, वे नॉट हार्ड एट वर्क क्रिएटिंग देयर सिलिका कंटेनिंग टेस्ट मतलब वहाँ पर ही सेल हो गया, वो भी डिज़ोल्व हो जाते हैं। तो और एक क्वेश्चन यहाँ पर ही पूछा जा रहा है फिर कि हाउ कैन सिलिशियस ऊज एक्यूमुलेट ऑन द ओशन फ्लोर इफ़ इट इज़ डिज़ोल्व्ड। अगर तो हमारा सिलिशियस ऊज डिज़ोल्व अगर हो जाते हैं तो किस तरीके से फिर वो ओशन फ्लोर में आके एक्यूमुलेट हो पाते हैं। एक तरीका है जिससे सी वाटर हमारे सिलिशियस टेस्ट को ज़्यादा अमाउंट में डिज़ोल्व नहीं कर पाएगा, मतलब सिलिशियस टेस्ट हमारा एक्यूमुलेट हो जाएगा और उतने अमाउंट के सी वाटर हमारा सिलिशियस टेस्ट को डिज़ोल्व नहीं कर पाएंगे। तो वो है क्या कि बहुत सारे अगर टेस्ट एक ही बार में सेल जो हैं, टेस्ट मतलब यहाँ पर ही सेल हो रहा है, ठीक है। अगर हमारा बहुत सारा सेल एक ही टाइम पे अगर वो सिंक होना स्टार्ट हो गए तो वो क्या करेंगे, सिलिशियस ऊज का वहाँ पर ही डिपोजिशन हो जाएगा, कहाँ पर, सी फ्लोर पे। अगर एक बार वो बरीड हो गए इन वंस बरीड बीनीथ अदर सिलिशियस टेस्ट, ठीक है, मतलब पहली बार एक बार सिलिशियस टेस्ट यहाँ पर आ गया, फिर दूसरी बार अगर उसके ऊपर अगर सिलिशियस टेस्ट आ गया तो वो फिर नो लॉन्गर एक्सपोज्ड, फिर वो लॉन्गर एक्सपोज्ड वहाँ पर नहीं हो पाएगा तो द डिज़ोल्व इफेक्टिंग ऑफ सी वाटर के चंगुल में वापस नहीं आ पाएगा। तो हमारा सिलिशियस ऊज जो है कॉमनली कहाँ पर पाया जाता है, वो इस टाइप के एरिया में पाया जाता है जहाँ पर बिलो सरफेस वाटर विथ हाई बायोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी ऑफ सिलिका सिक्रीटिंग ऑर्गेनिज्म, जहाँ पर हमारा सिलिका सिक्रीटिंग ऑर्गेनिज्म बहुत ही अमाउंट के पाए जाते हैं और वहाँ पर बहुत ही हाई बायोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी होता है, उस टाइम की जगह में हमारा सिलिशियस ऊज पाए जाते हैं, ठीक है। पढ़ेंगे कैल्सीरियस ऊज और सीसीडी के बारे में। ये सीसीडी क्या होता है, हमारा ये होता है कार्बोनेट कंपनसेशन डेप्थ। ओके, सो कैल्सीरियस ऊज जो है हमारा उसमें कम से कम 30% जो है हार्ड रिमेन्स ऑफ कैल्सीरियस सिक्रीटिंग ऑर्गेनिजम्स होना चाहिए। और जब हमारा इसमें बहुत ही अमाउंट के कोकोलिथोफोर्स पाए जाते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, कोकोलिथ ऊज। और हमारा बहुत ही अमाउंट के फोरामिनर्स पाए गए तो उसे हम बोलेंगे फोरामिनिफर्स ऊज। अगर वही हमारे वन ऑफ द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ अगर फोरामिनिफर ऊज जो है वो क्या है, ग्लोबिजरेना ऊज। ये जो है क्वेश्चन में बहुत बार आता है, ठीक है। ग्लोबिजरेना ऊज को इसका है फोरामिनिफर से रिलेटेड है तो इसको भी मैचिंग के लिए आ जाता है। तो बहुत ही वन ऑफ द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ फोरामिनिफर ऊज वो क्या है, हमारा ग्लोबिजरेना ऊज, जो कि नेम्ड फॉर ए फोरामिनिफर, जो कि वाइडली स्प्रेड कहाँ पर है, अटलांटिक और साउथ पैसिफिक ओशन में, ठीक है। कहाँ पर, कौन से ओशन में, याद रखिए अटलांटिक और साउथ पैसिफिक ओशन में। अगर अदर कैल्सीरियस ऊज जो हैं हमारे उसमें क्या क्या पाए जाते हैं, जैसे कि टेरोपोड ऊज और ऑस्ट्राकोड ऊजेस। अगर हम देखें तो हमारा कैल्शियम कार्बोनेट का हर डेप्थ में उनका डिस्ट्रक्शन जो है वो वेरी करता है। मतलब ओशन का अगर हम पूरा अगर होल देखें ओशन, तो उसमें हमारा किसी डेप्थ में हमारा कैल्शियम कार्बोनेट का डिस्ट्रक्शन ज़्यादा होगा अमाउंट में, तो किसी डेप्थ में डिस्ट्रक्शन हमारा कम होगा, वो हमारा डिपेंड करता है, ठीक है। तो हमारा देखा गया है कि वार्मर सरफेस जो कि हमारा सेलो पार्ट, मतलब ओशन के जो सेलो पार्ट मतलब ऊपरी हिस्सा जो ओशन जहाँ तक हमारा सनलाइट पहुँच पाता है तो वो ऑब्वियसली गर्म पानी होगा, तो वहाँ पर ही सी वाटर जो होता है इजीली जनरली सेचुरेट हो जाता है कैल्शियम कार्बोनेट के साथ, तो यहाँ पर ही हमारा कैल्साइट इजीली डिसॉल्व नहीं हो पाता है। अगर वही बात हम करें डीप ओशन में,
डीप ओशन में बात करें तो वहाँ पर ऑब्वियसली पानी ठंडा होगा, क्योंकि हमारा सनलाइट वहाँ तक इजीली पहुँच नहीं पा रहा है। तो उसकी वजह से क्या होता है, कोल्डर वाटर में हमारा ग्रेटर अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड भी पाए जाते हैं। तो ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इन विच टाइप ऑफ वाटर कार्बन डाइऑक्साइड इज़ ग्रेटर इन अमाउंट प्रेजेंट। हमारा वो वार्म वाटर होगा या कोल्ड वाटर होगा, तो आंसर क्या होगा, कोल्ड वाटर। तो कोल्ड वाटर में हमारा बहुत ही अमाउंट के कार्बन डाइऑक्साइड पाए जाते हैं, जो कि हमारा कार्बोनिक एसिड वहाँ पर फॉर्म होता है, और उसके वजह से हमारा कैल्सियस मटेरियल जो है वहाँ पर डिज़ोल्व हो जाते हैं। और हाँ, हमारा हायर प्रेशर जो होता है, और जितना डेप्थ में जाएंगे उतना ज़्यादा प्रेशर लगेगा, क्योंकि हम पढ़े हैं प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपन एरिया। जितना ज़्यादा एरिया में जितना ज़्यादा फोर्स लग रहा है, मतलब जितना ज़्यादा वहाँ पर ये लग रहा है ना, उतना ज़्यादा प्रेशर बढ़ेगा। तो हायर प्रेशर जो हो रहा है डेप्थ में, वो भी हमारा हेल्प करता है डिसोल्यूशन, कार्बोनेट कैल्शियम कार्बोनेट का डिसोल्यूशन में हेल्प करता है। उतना ही स्पीड से हमारा कैल्शियम कार्बोनेट होता है वो हमारा डिसॉल्व करना स्टार्ट कर देता है। ओके, द डेप्थ इन द ओशन, फिर हमारा जो ओशन का डेप्थ होता है एट विच, जहाँ पर हमारा प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है और हमारा कार्बन डाइऑक्साइड का जो अमाउंट है डीप ओशन वाटर में बहुत ज़्यादा होते हैं, तो वहाँ पर ये क्या होता है, हमारा कैल्शियम कार्बोनेट डिसॉल्व होना स्टार्ट हो जाता है। उसे हम क्या बोलते हैं, लाइसोक्लाइन बोलते हैं। तो भी हम अच्छे से पढ़ेंगे लाइसोक्लाइन के बारे में बहुत ही डिटेल में, वेट कीजिए। और हाँ, कैल्शियम कार्बोनेट कंपोजिशन से क्या क्या पढ़ना है आपको बता देता हूँ, इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सब डायग्राम जो है ना, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। फिर ये डायग्राम इंपॉर्टेंट हो जाएगा, फिर हर चीज़ के बारे में अभी आप बताऊँगा आपको, ये भी और ये कुछ कुछ हो जाते हैं इसमें बहुत सारा जो दिया हुआ है ना, इसमें से बहुत सारा हमारा डायग्राम इजीली इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। और ये जो टेबल है इसी पे आप अच्छे से पढ़िएगा। तो चलिए हम यहाँ से कहाँ से छोड़े थे, ओके, लाइसोक्लाइन क्या हो गया हमारा, ओशन का वो डेप्थ। ठीक है, सपोज एक ओशन है हमारा, ये हमारा ओशन हो गया। ओशन का वो डेप्थ जहाँ पर हमारा प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई होगा, मतलब बहुत ज़्यादा डीप में बात कर रहे हैं, और हमारा वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड का जो मात्रा है डीप ओशन वाटर में वो बहुत ज़्यादा होगा। देखा गया कि डीप वाटर में हमारा कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत ज़्यादा होता है, तो डीप ओशन वाटर में जहाँ पर हमारा कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा भी बहुत ज़्यादा होगा, तो वहाँ पर ही हमारा कैल्शियम कार्बोनेट जो होगा वो क्या होगा, बिगिन डिज़ोल्विंग। कैल्शियम कार्बोनेट जो होगा हमारा डिज़ोल्व होना स्टार्ट हो जाएगा, तो उसी को हम लाइसोक्लाइन बोलते हैं। ठीक है, लाइसोक्लाइन किसे बोलते हैं, जहाँ पर हमारा कैल्शियम कार्बोनेट डिज़ोल्व होना स्टार्ट हो जाता है। तो बिलो द लाइसोक्लाइन अगर देखा जाए तो कैल्शियम कार्बोनेट डिजॉल्व्स एट एन इंक्रीजिंग रेट विथ इंक्रीजिंग डेप्थ अंटिल द CCD इज रीच्ड। ठीक है, तो अगर लाइसोक्लाइन के नीचे देखा जाए तो हमारा कैल्शियम कार्बोनेट स्पीड अमाउंट में डिजॉल्व होना स्टार्ट हो जाता है जब तक हमारा CCD पहुंच नहीं जाता। और CCD के पास, और CCD के अगर नीचे ग्रेटर डेप्थ में देखा जाए तो हमारा सेडिमेंट जो है वहाँ पर यूजुअली कैल्साइट मिलते नहीं हैं, क्योंकि वहाँ पर ही इजीली डिसॉल्व हो जाते हैं। ऐसा कंडीशन यहाँ पर ही बनता ही नहीं है CCD के नीचे कि हमारा कैल्साइट वहाँ पर रह पाए, तो वहाँ पर ही इसके नीचे हमारा कैल्साइट जो है डिसॉल्व इजीली हो जाता है। यहाँ तक देखा गया है कि फोरामिनिफर्स के हमारे थिक जो टेस्ट होते हैं, मतलब उनके जो सेल्स होते हैं फोरामिनिफर्स के, वो भी हमारे 1 या 2 दिन में इजीली डिसॉल्व हो जाते हैं। देखा गया कि कैल्साइट जो है हमारा एक्यूमुलेट, मतलब जमा कहाँ पर हो पाता है, सिर्फ टॉल पिक जो हमारा सी फ्लोर के ऊपर से हमारा जो टॉल पिक्स वहाँ पर राइज किए हुए हैं, जैसे एक माउंटेन होता है ना, माउंटेन के ऊपर जब बर्फ़ गिरता है लेकिन तो यहाँ पर वाइट हो जाता है, तो वैसे ही समुद्र के नीचे सी फ्लोर के नीचे वैसे ही तो माउंटेन पिक्स जैसा वहाँ पर ही कुछ उठते हैं, तो उसके ऊपर हमारा ही अगर वो CCD के ऊपर है, सपोज CCD यहाँ पर है, तो अगर इसके ऊपर तक उठ गया है हमारा ये पिक, और तब जाके इसके ऊपर ही हमारा क्या होगा, यहाँ पर ही लाइट कलर कैल्साइट का डिपोजिशन हो जाएगा। जैसे कि हमारा माउंटेन में अगर देखा जाए तो यहाँ पर ही फ्रोज़न वाटर वाइट कलर का ऐसे ऐसे दिखता है ना, ऐसे 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 रहता है, तो वैसा ही यहाँ पर ही हमारा सी फ्लोर के नीचे भी होता है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, माउंटेन स्नो लाइन भी बोलते हैं। ओशन इक्विवेलेंट माउंटेन स्नो लाइन। ठीक है, तो और फिर हमारा जो CCD है ऑन एवरेज इज 4500 मीटर बिलो सी लेवल। CCD हमारा एवरेज अगर देखा जाए तो सी लेवल के 4.5 किलोमीटर नीचे तरफ हमें ये मिलता है, लेकिन ये डिपेंड करता है डीप ओशन का केमिस्ट्री के ऊपर कि उसका pH कैसा है, उसका सब कुछ कैसा कैसा है, क्या क्या, उस पर बहुत सारा ये डिपेंड करता है। हमारा ये गहराई कम से कम CCD जो हमारा
6 किलोमीटर तक भी पाया जा सकता है। ठीक है, 4.5 किलोमीटर एवरेज में बता दिया। 3,000 किलोमीटर तक, 3,000 मीटर तक भी पाया सकता, मतलब 3 किलोमीटर तक भी पाया जा सकता है। तो ये सब हमारा वेरी करता है, वो ओशन का केमिस्ट्री के ऊपर वो मेनली डिपेंड करता है। जैसा कि हमारा देखा गया है कि एटलांटिक ओशन में हमारा जो डेप्थ पाया जा रहा है सीसीडी का, वो 6,000 मीटर तक पाया जाता है, और पैसिफिक ओशन में देखा गया है कि वो 3,500 तक ही मिल जाता है। ठीक है, तो हमारा जो लाइसोक्लाइन का जो डेप्थ है वो ओशन टू ओशन हमारा वेरी करता है। लाइसोक्लाइन का जो हमारा डेप्थ है क्या है, वो ओशन टू ओशन वो वेरी करता है। लेकिन वो एवरेज अगर देखा जाए तो वो एवरेज कितना होगा, 4,000 मीटर। और ये मेनली एग्जाम में हमारे एवरेज ही पूछते हैं। ठीक है, द एवरेज डेप्थ ऑफ लाइसोक्लाइन इज़ अबाउट, तो हमें वो 4,000 मीटर मतलब 4 किलोमीटर लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो आप इसे इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए और इसे अच्छे से याद कर लीजिए कि डेप्थ ऑफ लाइसोक्लाइन इज ऑल्सो इज 4,000 मीटर एवरेज। अगर जियोलॉजिकल पास्ट में हम देखें तो कार्बन डाइऑक्साइड का जो हायर कंसेंट्रेशन है एटमॉस्फेयर में, वो हैव लेड टू इंक्रीज अमाउंट ऑफ डिजॉल्व कार्बन डाइऑक्साइड इन द ओशन। तो ओशन में उससे ज़्यादा हमारा कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा बढ़ रहा है। ठीक है, जिसकी वजह से हमारा क्या हो रहा है, ओशन हमारा एसिडिक हो जाएगा। और उससे हमारा कॉजिंग द सीसीडी, उससे हमारा सीसीडी बढ़ जाएगा। कैल्साइट कंपनसेशन डेप्थ जो होता है वो बढ़ जाता है। और करेंटली हमारे साइंटिस्ट लोगों ने ये देखा कि ओशन का जो एसिडिटी है वो हमारा हायर लेवल ऑफ जो एटमॉस्फेरिक CO2 हमारा जो ह्यूमन के चलते जो बढ़ रहा है, CO2 का लेवल जो बढ़ रहा है पॉल्यूशन के चलते, इसे जो हम कर रहे हैं उसके चलते हमारा क्या हो रहा है, हमारा ओशन का एसिडिटी बढ़ जा रहा है। ठीक है, और उसके द्वारा हमारा मैरीन लाइफ पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ रहा है, जिसके बारे में हम चैप्टर 16 में पढ़ेंगे बहुत ही अच्छे तरीके से। तो आप इसको अच्छे से यहाँ पर ही पढ़ लेंगे हम। तो फ़िलहाल अभी हम जहाँ तक ये किए हैं इसको पढ़ते हैं कि हमारा बिकॉज ऑफ द सीसीडी के चलते मॉडर्न कार्बोनेट ऊज जो होते हैं वो हमारा जनरली 5,000 मीटर के नीचे बहुत ही कम मिलते हैं। लेकिन स्टिल बरीड डिपॉजिट्स ऑफ एशियंट कैल्सीरस ऊज आर फाउंड बीनीथ द सीसीडी। लेकिन अभी भी जो हमारा बरीड डिपॉजिट हैं एशियंट कैल्सीरस ऊज का, वो भी हमारा सीसीडी के नीचे मिलते हैं। तो हाउ कैन कैल्सीरस ऊज एग्जिस्ट बिलो द सीसीडी। तो ये पूछा गया है कि सीसीडी के नीचे, अगर सीसीडी के नीचे हम इसे पढ़े यहाँ पर कि हमारा कैल्साइट यहाँ पर मिलता नहीं है, तो हमारा कैल्सीरस ऊज सीसीडी के नीचे कैसे पाया गया। तो हमारा यहाँ पर क्या होता है कि नेसेसरी कंडीशन हमारा दिया गया है 4.15 फिगर में। देखिए यहाँ पर ही हमारा इसको अच्छे से दिया गया है, तो इसको अच्छे से हम पढ़ेंगे। लेकिन हाँ, उससे पहले हमें ये डायग्राम अच्छे से समझ में आ गया। आप इसे अच्छे से कंफर्म कर लीजिए कि आप इसे अच्छे समझ में आ गया। नहीं आया तो इसको अच्छे से और एक बार पढ़िए। बाकी ये डायग्राम भी अच्छे से देख लीजिए। ये डायग्राम में क्या बता रहा है हमारा कि जहाँ पर हमारा लो प्रोडक्टिविटी पाया जा रहा है, ठीक है, जहाँ पर हमारा लो प्रोडक्टिविटी पाया जा रहा है, तो उस दौरान क्या हो रहा है, हमारा बहुत ही कम सिलिका टेस्ट जो होते हैं वो सिंक होते हैं। ऑब्वियसली लो प्रोडक्टिविटी मतलब वहाँ पर ही कम ऑर्गेनिज्म पाए जाएंगे, और जब वो मरेंगे तो उनका कम अमाउंट का ही सिलिका टेस्ट जो है वो धीरे धीरे आके सिंक हो पाएगा। और जैसे ही वो सिंक होगा तो हमारा क्या होगा, सिलिका टेस्ट डिज़ोल्व हो जाएगा। क्योंकि जहाँ पर हमारा रेट ऑफ सप्लाई ऑफ सिलिसियस टेस्ट जो होता है, अगर वो हमारा कम हुआ टू द रेट एट विच सिलिका डिज़ोल्व्स, तो हमारा वहाँ पर किसी भी टाइप का सिलिसियस ऊज वहाँ पर एक्यूमुलेट नहीं हो पाएगा। और वहीं पर हम दूसरी कंडीशन में देखें तो हमारा जहाँ पर हाई प्रोडक्टिविटी पाया जाएगा, हाई प्रोडक्टिविटी मतलब जहाँ पर ज़्यादा टाइप के ऑर्गेनिज्म वहाँ पर मिलेंगे, तो जब वो मरेंगे तो उनका बहुत सारा सेल जो होगा वो एक साथ आके एक्यूमुलेट होगा। तो धीरे धीरे यहाँ पर ही हमारा सिलिका टेस्ट जो है एक्यूमुलेट होने लग जाएंगे, और यहाँ पर ही हमारा सिलिसियस ऊज बन जाएगा। और देखिए मेनली हो कहाँ पर रहा है, एबाइसल क्ले के ऊपर ये मेनली डिपॉजिट हो रहे हैं। कहाँ पर, एबाइसल क्ले के ऊपर, याद रखिए, ध्यान दीजिए। तो यहाँ पर ही डिपॉजिट क्यों हो पाया, क्योंकि यहाँ पर ही हमारा जो है रेट ऑफ सप्लाई है सिलिसियस टेस्ट का वो ग्रेटर है टू द रेट एट विच सिलिका डिज़ोल्व्स। समझ में आ गया। अभी हम पढ़ते हैं इसके बारे में अच्छे से। तो ये डायग्राम हमारा क्या दिख रहा है, तो अच्छे से देखेंगे जब, तो हमें ये पता चलेगा कि हमारा ये जो डॉटेड लाइन में दिया हुआ है ये हमारा क्या है, कैल्शियम कंपनसेशन डेप्थ, कैल्साइट कंपनसेशन डेप्थ, जो कि हमारा सीसीडी है। ठीक है, तो यहाँ पर अच्छे से देख लीजिए। और फिर यहाँ पर ही कैल्सीरस ऊज जब हमारा डिपॉजिट होगा, जब हमारा कैल्शियम डिपॉजिट कहाँ पर होगा, मिड ओशनिक रीज के ऊपर। अगर हमारे नीचे मिड ओशनिक रीज मिल रहा है
ठीक है। एबव सीसीडी के ऊपर देखिए, ध्यान दीजिए कि सीसीडी के ऊपर ही मिल रहा है हमारा क्या, मिड ओशनिक रीज। तो हमारे जो टेस्ट या सेल्स जो हैं वो अगर एक्यूमुलेट होकर उनका जो कैल्साइट आएगा यहाँ पर, तो आके यहाँ पर ही मेनली डिपॉजिट होगा। तो यहाँ पर ही हमारा कैल्सीरियस ऊज बन गया सपोज, ठीक है, बन गया। फिर कैल्सीरियस ऊज जो हैं वो कवर्ड हो जाएंगे, फिर प्रोटेक्टेड हो जाएंगे, किसके लिए कि यहाँ पर ये अंदर आ गए। ओके। फिर सी फ्लोर स्प्रेडिंग के दौरान हमारा क्या होगा, यही कैल्सीरियस ऊज जो है जो सीसीडी के नीचे आ जाएगा, ठीक है। सीसीडी मतलब सी फ्लोर स्प्रेडिंग कैसे होगा, हमारा ऐसे फैलेगा कि नहीं। तो जब सी फ्लोर स्प्रेडिंग होगा तो हमारा इसी के चलते ही वो ऐसे हो के हमारा सीसीडी के नीचे आ जाएगा और यहाँ पर ही प्रोटेक्टेड फॉर्म में पाया जाएगा। तो किस हिसाब से मिल रहा है हमें सीसीडी के नीचे हमारा कैल्साइट कंपोजिशन, मतलब कैल्सीरियस ऊज किस हिसाब से मिल रहा है सीसीडी के नीचे, हम देख लिए। तो यही बात अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। ओके फाइन। और हाँ, और एक चीज़ है कि कैल्साइट सिक्रेटिंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो हमें किस टाइप के वाटर में मिलेंगे, वो हमें वार्म सरफेस वाटर में मिलेंगे, ठीक है। क्या बोला मैं, किस टाइप के वाटर में मिलेंगे, हमें ये वार्म सरफेस वाटर में मिलेंगे। कौन, कैल्साइट सिक्रेटिंग ऑर्गेनिज्म। और सिलिका सिक्रेटिंग ऑर्गेनिज्म जो है हमारे वो कोल्ड सरफेस वाटर में मिलेंगे, जो कि हमारा अपवेलिंग के लिए अपवेलिंग के दौरान आएगा और वहाँ पर ही हमारा हाई प्रोडक्टिविटी मिलेगा। ओके फाइन। तो अभी हम पढ़ते हैं यहाँ पर ही। और हाँ, और एक चीज़ यहाँ पर ही अच्छे से आप ध्यान में रखिए कि बिलो सीसीडी के नीचे हमारा जो है क्या स्टेबल होगा, सिलिशियस या कैल्सीरियस स्टेबल होगा, सिलिका या कैल्साइट। सीसीडी के नीचे हमारा क्या स्टेबल होगा, तो आंसर हो जाएगा क्या, सिलिशिया। मतलब सिलिका यहाँ पर स्टेबल होगा। तो सीसीडी के नीचे सिलिशियस स्टेबल होता है। इसका एग्जाम्पल अगर देखा जाए तो एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। एग्जाम्पल हमारा हो जाएगा रेडियोलारियन, ठीक है, रेडियोलारिया। और वही एबव सीसीडी, तो सीसीडी के ऊपर अगर हम बात करें तो यहाँ पर ही क्या होगा, सीसीडी के ऊपर हमारा क्या स्टेबल होगा, कैल्सेरियस स्टेबल होगा, मतलब कैल्साइट स्टेबल होगा। अभी हम अच्छे से पढ़े, आगे समझ में ना। तो हमारा यहाँ पर ही कैल्साइट स्टेबल होगा। एग्जाम्पल अगर देखा जाए तो एग्जाम्पल क्या हो जाएगा इसका, फोरामिनीफेरा। क्या हो गया, फोरामिनीफेरा। ओके। और एट पोलर रीजन हमारा, और एक बात याद रखिए कि पोलर रीजन जहाँ पर ये इस सब जगह अगर पाया गया, पोलर रीजन के पास क्या होगा, पोलर रीजन के पास हमारा जो होगा सीसीडी का डेप्थ जो होगा वो इस जगह पे कम पाया जाएगा। सीसीडी डेप्थ जो होगा वो हमारा पोलर रीजन पे कम पाया जाएगा। यहाँ पर सीसीडी का डेप्थ कम होता है। बाकी हमारा इक्वेटोरियल रीजन अगर हम देखें तो इक्वेटोरियल रीजन पे क्या होगा, हमारा सीसीडी का डेप्थ जो होगा वो हमारा क्या होगा, ज़्यादा पाया जाएगा। क्यों, ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि हमारा ऑब्वियसली इक्वेटोरियल रीजन के पास हमारा कंडीशन ज़्यादा सूटेबल है और वहाँ पर ही हाई प्रोडक्टिविटी पाया जाएगा। तो उसके चलते हमारा सीसीडी जो है उसका डेप्थ जो होगा ज़्यादा होगा और हमारा सीसीडी का डेप्थ यहाँ पर जो होगा पोलर रीजन के पास कम होगा ड्यू टू लेस प्रोडक्टिविटी। ओके, तो हमारा ये सब मेनली हो गया यहाँ तक। और फिर हाँ, यहाँ पर आ जाइए, एक कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ बाकी रह गया था उसे मैं बता देता हूँ कि फोटिक जोन हमारा क्या होता है। फोटिक जोन जहाँ पर हमारा ओशन का जो सपोज टॉप सरफेस जो होते हैं, जहाँ पर हमारा सनलाइट अच्छे से पहुँच पाता है, तो उसे हम फोटिक जोन बोलते हैं, मतलब जहाँ पर लाइट अच्छे से पहुँच पाए। तो उस कंडीशन में क्या होता है हमारा, वहाँ पर कैल्सीरियस कंपोजिशन ज़्यादा डोमिनेटेड रहते हैं, ज़्यादा डोमिनेटेड पाए जाएंगे। मतलब टॉप सरफेस पे मेनली हमारा कैल्सीरियस कंपोजिशन डोमिनेट होगा। क्यों, क्योंकि वहाँ पर कैल्सीरियस कंपोजिशन किसकी वजह से आता है, ऑर्गेनिज्म का सेल की वजह से। और टॉप सरफेस पे सनलाइट मतलब कंडीशन सूटेबल होने के कारण वहाँ पर ही ज़्यादा अमाउंट के ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं। अब वही जब एक हफ्ते कुछ दिन रहने के बाद जब वो मर जाते हैं तो उनका जो सेल है वहाँ पर ही ऊपर टॉप सरफेस में लगभग ईजिली डिपॉजिट हो जाता है। तो वो मेनली कैल्सीरियस कंपोजिशन ही होगा। वैसा ही एफोटिक जोन, एफोटिक जोन मतलब जहाँ पर हमारा सनलाइट पहुँच नहीं पाता है, मतलब मोर देन 100 मीटर या 200 मीटर जैसा एरिया हो। तो एफोटिक जोन में हमारा मेनली डोमिनेटेड रहता है, बॉटम सरफेस डोमिनेटेड रहता है। किससे, सिलिशियस कंपोजिशन से हमारा डोमिनेटेड रहता है। और हम जैसे कि जानते हैं
pH का वैल्यू क्या होता है, pH इक्वल टू -log10H प्लस, pH इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/H प्लस, और H प्लस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू CO2। ये तीनों कंडीशन है मालूम है। तो उसी बेसिस पे अगर हमारा CO2 बढ़ता है, CO2 का मात्रा अगर बढ़ेगा, जैसे जैसे हमारा कंडीशन बढ़ेगा, ठीक है, तो CO2 का मात्रा बढ़ेगा तो उससे क्या होगा, pH हमारा कम जाएगा। तो उससे क्या होगा, एसिडिक कंडीशन हो जाएगा। एसिडिक कंडीशन कितना को बोलेंगे, मोर देन मतलब लेस देन 7.8 हो तो उसे हम एसिडिक कंडीशन बोल देंगे। और उस दौरान क्या होगा, हमारा वहाँ पर सिलिसिया स्टेबल हो जाएगा। मतलब सिलिका का जो ऑर्गेनिज्म ये जो रहेगा वो जो हमारा स्टेबल रहेगा, मतलब वो डिज़ोल्व नहीं होगा। वैसे ही अगर हम सैंडस्टोन का बात करें तो इस जगह हमारा सैंडस्टोन रह जाएगा। उसका एग्जांपल और तो देखें तो रेडियोलारिया हो जाएगा हमारा। बाकी और एक तो देखें तो CO2 अगर हमारा अगर कम होता है तो हमारा pH का वैल्यू बढ़ जाएगा। तो उस दौरान हमारा अल्कलीन जो है मोर देन 7.8 हो जाएगा, और उस दौरान फिर हमारा कैल्सीरिया स्टेबल वहाँ पर ही पाया जाएगा। ऐसे एग्जांपल लाइमस्टोन, उस जगह पे लाइमस्टोन हमें इजीली डिज़ोल्व नहीं हो पाएगा और वो स्टेबल रहेगा। और उसका एग्जांपल मेनली हो जाएगा हमारा क्या, फोरामिनीफेरा। तो बेसिकली ये कुछ पॉइंट्स हैं जिसे आपको अच्छे से याद रखना पड़ेगा, और इसमें कुछ खास वैसा इंपॉर्टेंट है नहीं, और बाकी जैसे इंपॉर्टेंट रहेगा उसको टाइम टू टाइम मैं आपको बताते रहूँगा। बाकी अभी हम पढ़ते हैं व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हाइड्रोजनस सेडिमेंट्स। हाइड्रोजनस सेडिमेंट, हाइड्रोजनस सेडिमेंट ये नाम से ही हमें पता चल रहा है। हाइड्रो मतलब वाटर, जीनस मतलब प्रोड्यूस करना, तो हमारा वाटर को प्रोड्यूस करना। और ये जो हाइड्रोजनस सेडिमेंट है ये नाम डिराइव कहाँ से हुआ है, वो हमारा जो मटेरियल हमारे वाटर में डिज़ोल्व हो जाते हैं उसके वहाँ से। तो ओरिजिन ऑफ हाइड्रोजनस सेडिमेंट, किस तरीके से हमारा हाइड्रोजनस सेडिमेंट का ओरिजिन हुआ, अगर हम देखें तो जैसे कि हम जानते हैं कि सी वाटर में बहुत ही अलग अलग टाइप के, डिफरेंट टाइप के वहाँ पर ही डिज़ोल्व मटेरियल्स पाए जाते हैं। फिर केमिकल रिएक्शन जो हमारा सी वाटर के अंदर होता है उसके वजह से कुछ मटेरियल जो होते हैं वो सॉल्यूशन के फॉर्म में या फिर प्रेसिपिटेट वहाँ पर ही हो जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं। तो और प्रेसिपिटेशन यहाँ पर होता क्या है, मतलब डिज़ोल्व से सॉलिड स्टेट में चेंज होने को ही हम प्रेसिपिटेट बोलते हैं। और प्रेसिपिटेशन जो होता है वो यूजुअली किसके वजह से होता है, जब हमारा कंडीशन में कुछ चेंजेस आते हैं, जैसे कि टेम्परेचर में चेंजेस आया, ठीक है, प्रेशर में चेंजेस आया, या फिर केमिकली एक्टिव फ्लूइड्स का वहाँ पर एडिशन हुआ, मतलब वहाँ पर ऐड हुआ केमिकली एक्टिव फ्लूइड्स, तो उसके वजह से जो हमारे चेंजेस आते हैं उसके वजह से हमारा प्रेसिपिटेशन मेनली होता है। और जैसे कि एक एग्जांपल अगर हम लें तो अगर हमें एक रॉक कैंडी बनाना है तो मेनली उसमें हम क्या करते हैं, एक गर्म पानी लेंगे, एक पैन लेंगे, उसमें बहुत ज़्यादा गर्म पानी को हीट करेंगे और फिर उसमें हम चीनी डाल देंगे। अब चीनी डालने के बाद जब हमारा पूरे तरीके से चीनी उसमें अच्छी तरीके से घुल जाएगा तो हम क्या करेंगे, उसको पैन से बाहर, मतलब पैन गर्म जहाँ पर हो रहा था उससे बाहर निकाल देंगे स्टोव से, और फिर वहाँ पर शुगर जब ठंडा होगा तो हम देखेंगे कि टेम्परेचर चेंज के कारण हमारा शुगर जो है ओवर सैचुरेटेड हो जाएगा, जिसकी वजह से हमारा वो प्रेसिपिटेट हो जाएगा और फिर हमारा वो हार्ड लम्प टाइप का बन जाता है। ठीक है, तो वही बेसिकली केस है हमारा। अगर हम देखें तो ये मैंगनीज नोड्यूल्स का हमारा जो मेजर कंपोनेंट क्या क्या पाए जाते हैं, तो 30% बाय वेट हमें यहाँ पर मैंगनीज हाइड्रोक्साइड मिलते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें कि मैंगनीज नोड्यूल सपोज ये है तो उसका 30% लगभग हमें क्या मिलेगा, मैंगनीज हाइड्रोक्साइड। फिर आयरन हाइड्रोक्साइड हमें क्या मिला, 50, आयरन हाइड्रोक्साइड लगभग 20% हमें मिलता है। ठीक है, तो मतलब यही हमारा मिलके हो जाते हैं 50% मैंगनीज नोड्यूल्स में। जो मेजर कंपोनेंट हमारा नोड्यूल्स में पाए जाते हैं क्या क्या हैं, मैंगनीज हाइड्रोक्साइड 30% और आयरन हाइड्रोक्साइड जो कि हमारा 20% मिलते हैं। जो हमारा एलिमेंट मैंगनीज है, ये हमारा इंपॉर्टेंट किस लिए हो जाता है इससे देखिए, तो जो हमारा एलिमेंट मैंगनीज है वो हमें बहुत ही हाई स्ट्रेंथ स्टील एलॉय बनाने में दरकार आता है, मतलब उसकी ज़रूरत होता है मैंगनीज का। और एसेसरी मेटल यहाँ पर जो हमारे पाए जाते हैं, जो कि हमारे मैंगनीज में पाए जाते हैं मैंगनीज नोड्यूल्स में, वो क्या क्या हैं, कॉपर, निकल, ठीक है, कोबाल्ट, ये सब मेनली हमारा एसेसरी मेटल जो हमारा किस में पाए जा रहे हैं, मैंगनीज नोड्यूल्स में।
तो कॉपर का इस्तेमाल क्या हो जाता है हमारा इलेक्ट्रिक वायरिंग में, पाइप्स में, ब्रास और ब्रॉन्ज बनाने में। वहीं पर निकल का हमारा यूज हो जाता है स्टेनलेस स्टील बनाने में। और कोबाल्ट हो जाता है यूज एन एलॉय विथ आयरन टू मेक स्ट्रॉन्ग मैग्नेट्स और स्टील टूल्स। जबकि और देखें हम तो एसेसरी मेटल का जो कंसंट्रेशन इनका है वो 1% से भी कम होता है, लेकिन ये हमारा वेट बाय वेट दे कैन एक्सीड 2% बाय वेट, जिसके वजह से हमारा ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव सोर्स हो जाता है फॉर दिज मेटल्स इन द फ्यूचर। तो मैंगनीज नोडल्स इसीलिए हमारा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। किस लिए कैसा क्या इंपॉर्टेंट है तो इसको आप समझ गए। मैंगनीज नोडल्स का हमारा जो ओरिजिन हो रहा है उसके वजह से हमारे ओशियोग्राफर्स बहुत ज़्यादा पजल्ड हो जाते हैं, मतलब चौंक जाते हैं, समझ नहीं पाता है उनको, डाउट हमेशा हो जाता है, उनको समझ नहीं आता है। तो मेनली अगर देखा जाए तो मैंगनीज नोडल्स का जो पहला डिस्कवर हुआ था वो कब हुआ था, ड्यूरिंग द वोयाज ऑफ HMS चैलेंजर, जो कि हमारा 1872 में हुआ था। अगर ऐसे देखें तो मैंगनीज नोडल्स जो हमारा वो अगर ट्रूली हाइड्रोजनस और प्रेसिपिटेट हमारा सी वाटर से अगर हुआ है, ध्यान दीजिए कि अगर हमारा मैंगनीज नोडल्स ट्रूली हाइड्रोजनस और सी वाटर से प्रेसिपिटेट हुआ है तो वो कैसे, हाउ दे कैन दे हैव सच हाई कंसनट्रेशन ऑफ मैंगनीज, उनके पास इतना मैंगनीज का हाई कंसनट्रेशन कैसे है, जो कि मेनली हमारा ऑकर कहाँ पर होता है, विच ऑकर्स इन सी वाटर एट कंसनट्रेशंस ऑफन too small to measure accurately. Furthermore, why are the nodules on top of ocean floor sediment and not buried by constant rain of sedimentary particles? ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही तो अनफॉर्चुनेटली देखा जाए तो किसी को भी इसका डेफिनेट आंसर पता नहीं है इस क्वेश्चन का। परहैप्स मैंगनीज नोड्यूल्स से हमारा वो क्रिएट कैसे होता है, उन्हें ऐसे देखा गया है तो वन ऑफ द स्लोएस्ट केमिकल रिएक्शन के द्वारा होता है, मतलब बहुत ही स्लो इनका केमिकल रिएक्शन होता है, बहुत ही धीरे धीरे फॉर्म होते हैं। ऑन एवरेज अगर बात किया जाए तो इनको 5 मिलीमीटर ग्रो करने के लिए दे ग्रो एट अ रेट ऑफ अबाउट 5 मिलीमीटर पर मिलियन ईयर्स, मतलब हर 10 लाख साल में यहाँ पर क्या होंगे हमारा ये 5 मिलीमीटर ही ग्रो करेंगे। और साइंटिफिक स्टडी हमारा ये सजेस्ट करता है कि मैंगनीज नोडल्स का जो हमारा फॉर्मेशन है वो मे बी एडेड एज बाय बैक्टीरिया एंड एज येट अनआइडेंटिफाइड मैरिन ऑर्गेनिज्म डेट इंटरमिटेंटली लिफ्ट्स एंड रोटेट्स देम, जो कि हमारा उसे उठाते हैं और उनको रोटेट करते हैं। अभी तक उस टाइप के ऑर्गेनिज्म हमें तक मिले नहीं हैं या बैक्टीरिया नहीं मिले हैं, तो वो अनआइडेंटिफाइड हैं, वो क्या है क्या नहीं है कैसे होते हैं, खाली ये अंदाज़ा टाइप का लगाया जा रहा है। और फिर अगर अलग स्टडी का बात करें तो अलग स्टडी जब हुआ था तो उन्हें ये पता चला कि नोड्यूल्स जो होते हैं वो हमारा कंटिन्यूसली फॉर्म नहीं होते हैं, डोंट फॉर्म कंटिन्यूसली ओवर टाइम बट इन स्पर्ट्स टाइप में फॉर्म होते हैं, स्पर्ट्स टाइप, जो कि हमारा रिलेटेड रहता है स्पेसिफिक कंडीशन जैसे कि लो सेडिमेंटेशन रेट ऑफ लिथोजेनस क्ले और स्ट्रॉन्ग डीप वाटर करेंट्स। और रिमार्केबली ये देखा जाए तो द लार्जर द नोड्यूल्स आर, जितना बड़ा हमारा नोड्यूल्स रहेंगे उतना ही फास्ट वो ग्रो करेंगे। द लार्जर द नोड्यूल्स आर द फास्टर दे ग्रो। तो जो ओरिजिन हो रहा है हमारे मैंगनीज नोड्यूल्स का वो वाइडली कंसिडर्ड द मोस्ट इंटरेस्टिंग अनरिजॉल्व प्रॉब्लम इन मैराइन केमिस्ट्री। समझ में आ गया? तो बस इसको मैं बता दिया कैसे होता है क्या होता है। तो मेनली हमारा इसमें मैंगनीज नोड्यूल्स में मेनली बेसिस में क्वेश्चन आते हैं, तो उसका क्या हो जाएगा, क्वेश्चन किस टाइप का हो जाएगा कि हमारा मैंगनीज नोड्यूल्स का शेप कैसा है, साइज कैसा है, उसको अगर हम बीच से काटें तो उनका लेयर स्ट्रक्चर का किस टाइप का वो दिखेंगे, क्या होते हैं, ठीक है। वो जो न्यूक्लिएशन ऑब्जेक्ट होता है वो क्या है, मे बी ए पीस ऑफ लिथोजेनस सेडिमेंट, जो कि एक वोल्केनिक रॉक भी हो सकता है, एक फिश बोन भी हो सकते हैं। फिर मैंगनीज नोड्यूल्स हमारे किस टाइप के कंडीशन में पाए जाते हैं, उनका क्या है, डीप ओशन फ्लोर में पाए जाते हैं, और जहाँ पर पाए जाते हैं एक स्क्वायर मीटर में हमारा लगभग 100 नोड्यूल्स वहाँ पर ही पाए जाते हैं। फिर हमारा जो फॉर्मेशन हो रहा है मैंगनीज नोड्यूल्स का, उसे क्या क्या कंडीशन का दरकार होता है। फिर जो मेजर कंपोनेंट हमारे नोड्यूल्स में मिल रहे हैं, और मेनली हाँ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारा इसमें यही हो जाता है कि नोड्यूल्स का मेजर कंपोनेंट हमारा क्या है, मैंगनीज हमारा है, ठीक है, मैंगनीज हाइड्रोक्साइड और आयरन हाइड्रोक्साइड, ये हमारा मेनली हो जाते हैं। और इसमें एसेसरी मेटल हमारा पूछ लिया जाता है कि एसेसरी मेटल यहाँ पर क्या क्या पाए जाते हैं, जो कि हमारा क्या है,
कॉपर, निकल, कोबाल्ट, ये सब हैं। और फिर जो ऑरिजिन हो रहा है मैंगनीज नोडल्स का, वो किस प्रकार हो रहा है ये मैंने पूछा नहीं जाएगा क्योंकि अभी तक अनरिजॉल्व है। लेकिन हाँ, ये मतलब 1/मिलियन ईयर में किस टाइप से ये ग्रो करते हैं, 5 मिलीमीटर हिसाब से ये ग्रो करते हैं, ये मेनली पूछा जाएगा। बाकी इसमें कुछ खास इंपॉर्टेंट है नहीं। तो भी हम पढ़ते हैं फॉस्फेट के बारे में। तो आपको समझ में आ रहा है ना ये हम किसके अंडर पढ़ रहे हैं? हम इसे पढ़ रहे हैं कंपोजिशन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हाइड्रोजनस सेडिमेंट। तो इसमें हमारा पहले मैंगनीज नोडल्स को कवर किए और फिर अभी हम कवर करेंगे हमारे फॉस्फेट्स को, फिर कार्बोनेट्स को करेंगे, फिर हमारा आ जाएगा मेटल सल्फाइड इवापोरेट्स। तो पहले पढ़ लेते हैं फॉस्फेट्स के बारे में। आ जाइए आप फॉस्फेट के पास। तो ये हमारा फॉस्फेट में क्या हो जाएगा, ये एक टाइप का फॉस्फोरस बेयरिंग कंपाउंड, जिस कंपाउंड में हम लोग फॉस्फोरस मिलेंगे उस टाइप के कंपाउंड को हम लोग क्या बोलते हैं, फॉस्फेट्स बोलते हैं। और ये एविडेंटली कहाँ पर पाया जाएगा, हमारा सपोज ये रॉक है तो रॉक के जो कोटिंग्स होते हैं ना उसके ऊपर लगभग ये हमारा फॉस्फोरस पाया जाएगा बहुत ज़्यादा अमाउंट में। और कॉन्टिनेंटल सेल्फ जो मैं पढ़ाया था, कॉन्टिनेंटल सेल्फ स्लोप राइज, ठीक है, इसलिए मैंने आपको पढ़ाया था। तो इसमें जो कॉन्टिनेंटल सेल्फ है इसमें नोड्यूल्स के फॉर्म में यहाँ पर हमारा फॉस्फोरस हमें मिलेंगे, एंड इज नोड्यूल्स के ऊपर। और फिर बैंक्स, हमारा बैंक्स क्या होता है, ये रिवर के अलॉन्ग होता है, एज पे जो पाया जाता है उसे बोलते हैं। तो उनका जो डेप्थ होगा, जिनका डेप्थ 1 किलोमीटर से ऊपर होगा, ठीक है, डेप्थ जो होगा उस पे यहाँ पर हमें फॉस्फोरस बेयरिंग कंपाउंड जो कि हमारा फॉस्फेट है वो मिलेगा। और जो कंसंट्रेशन है फॉस्फेट का इस टाइप का डिपॉजिट में वो हमारा 30% बाय वेट बढ़ जाता है। और हमारा ये इंडिकेट करता है कि यहाँ पर बहुत सारे अमाउंट में बायोलॉजिकल एक्टिविटी पाए जा रहे हैं सरफेस वाटर पे, जहाँ पर हमारा फॉस्फेट जाके एक्यूमुलेट हो जाता है। मतलब हमारा सरफेस वाटर पे जहाँ पर ही फॉस्फोरस पाया जाता है वो बहुत अमाउंट में, वहाँ पर ही बहुत अमाउंट के बायोलॉजिकल एक्टिविटी भी पाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा फॉस्फेट जो है वो एक फर्टिलाइज़र के जैसा काम करता है और उसका वहाँ पर इस्तेमाल होता है। और अगर देखा जाए तो एशियन मराइन फॉस्फेट डिपॉजिट जो हैं, जो कि हमारा लैंड में आके अपलिफ्ट हो गए हैं, वो कि उसे हम एग्रीकल्चर नीड के लिए बहुत ही एक्सटेंसिवली अमाउंट में उसे माइनिंग करते हैं वहाँ पर, और अपना एग्रीकल्चर नीड्स उससे पूरा करते हैं। तो मतलब ये फॉस्फेट का मेनली काम क्या है हमारे, किस काम में आता है, ये फर्टिलाइज़र के काम में आता है। तो इसमें आप मेनली याद रखिएगा बस कि ये किसका काम है, इसका काम क्या है, फॉस्फोरस बेयरिंग कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं, फॉस्फेट बोलते हैं, और ये कितने डेप्थ में पाया जाता है, और यही सब है। तो बाकी इसमें कुछ और है नहीं। तो इसको आगे बढ़ते हैं, कार्बोनेट्स पढ़ते हैं। कार्बोनेट्स, तो हमारा जो देखा गया है कि 2 बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कार्बोनेट मिनरल्स हमारे मैराइन सेडिमेंट में पाए जाते हैं। कहाँ पर? मैराइन सेडिमेंट में 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट कार्बोनेट मिनरल्स पाए जाते हैं। कौन कौन सा? पहला है कैल्साइट और दूसरा है एरागोनाइट। और हमारा देखा जाए तो इनका जो है दोनों मिलके बने हुए हैं कैल्शियम कार्बोनेट से, जो कि हमारा है CaCO3, दैट इज कैल्शियम कार्बोनेट। लेकिन हमारा एरागोनाइट का अलग डिफरेंट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर पाया जाता है, जिसके वजह से वो हमारा लेस स्टेबल हो जाता है। और हमारा यही एरागोनाइट ही ओवर टाइम जैसे जैसे टाइम गुजरता है वो कैल्साइट में आके ट्रांसफॉर्म हो जाता है। और हमारा ये कार्बोनेट का इस्तेमाल हम कहाँ कहाँ करते हैं? कार्बोनेट हमारा जो है वाइडली कहाँ कहाँ पर यूज होता है? कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में इसका यूज होता है। क्या करने के लिए? सीमेंट का प्रोडक्शन करने के लिए। और हमारा ये मेडिसिनली भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। क्या करने के लिए? कैल्शियम सप्लीमेंट्स के रूप में या फिर एंटासिड्स के रूप में। अभी देखा जाए, जैसे कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, बहुत सारे जो कार्बोनेट डिपॉजिट्स हमारे होते हैं वो कैसे, किस ओरिजिन के होते हैं? वो बायोजेनस ओरिजिन के होते हैं। लेकिन हमारे जो कुछ हाइड्रोजनस कार्बोनेट डिपॉजिट भी होते हैं वो डायरेक्टली प्रेसिपिटेट कहाँ से होते हैं? सी वाटर से प्रेसिपिटेट होते हैं इन ट्रॉपिकल क्लाइमेट में। क्या फॉर्म करने के लिए? एरागोनाइट क्रिस्टल फॉर्म करने के लिए, जिनका लंबाई अगर देखा जाए तो 2 mm लॉन्ग वो होते हैं। और इन एडिशन ऊलाइट्स मतलब क्या हो गया? ऊ मतलब होता है एग, लाइट मतलब रॉक, मतलब एग रॉक ये हमारे हैं क्या? ये लगभग स्मॉल कैल्साइट स्फीयर फॉर्म में होते हैं, जो कि कैल्साइट रूप में होते हैं। कैल्साइट उसमें कंपोजिशन होता है, ठीक है। और इनका डायमीटर देखा जाए तो कितना? 2 mm। और लेस इन डायमीटर यहाँ पर ही पाए जाते हैं, जिनका लेयर जो होता है अंदर अगर देखा जाए तो वो ओनियन टाइप का लेयर होता है, ठीक है, ओनियन जैसा यहाँ पर इनका लेयर होता है।
और हमारे ये फॉर्म कहाँ पर करते हैं, सैलो ट्रॉपिकल वाटर में, जहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट का कंसनट्रेशन जो है बहुत ज़्यादा हाई रहता है। फिर ऊलाइट्स हमारे सोचे जाते हैं कि ये प्रेसिपिटेट कहाँ पर करते हैं, ऊलाइट्स और थॉट टू प्रेसिपिटेट अराउंड ए न्यूक्लियस। न्यूक्लियस मतलब पूरा बीच में, मतलब किसी भी चीज़ का बीच में को न्यूक्लियस बोलते हैं। और हमारा ये ग्रो करता है जैसे ही वो रोल बैक करेंगे, मतलब आगे पीछे वेव एक्शन के द्वारा बीच में, बीचेस में जैसे वेव एक्शन होता है ना, आगे पीछे पानी का बहाव कभी आगे आता है फिर पीछे जाता है, तो उसी की वजह से ये ग्रो करते हैं, उनका बड़ा होता है, ठीक है, साइज में। बट कुछ एविडेंस हमारे ये बताते हैं कि उनको बड़ा करने में, उनको फॉर्म करने में हमारा किसी टाइप का एक एल्गी होता है, उनका ये बहुत ज़्यादा योगदान होता है, उसके वजह से ये अच्छे से ग्रो कर पाते हैं। तो इसमें समझ गए। तो इसमें हमारा कार्बोनेट्स में क्या इंपॉर्टेंट हो गया, पहले कौन कौन सा 2 इंपॉर्टेंट कार्बोनेट मिनरल है जो हमारा मैरीन सैंड में पाए जाते हैं, जो कि हमारा हो गया कैल्साइट और अरागोनाइट। और अरागोनाइट ही हमारा कैल्साइट में ट्रांसफर हो जा रहा है ओवर टाइम, जिसमें अरागोनाइट का मतलब क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर जो है वो अलग है और वो लेस स्टेबल है। इसका कहाँ कहाँ पर यूज होता है, कहाँ कहाँ पर भी पढ़ लिया हम। फिर हमारा ऊलाइट्स क्या होते हैं, ऊलाइट्स का डायमीटर में कितना, उसका साइज कितना होता है वो जानना है आपको। और यहाँ पर ही बाकी कुछ खास इंपॉर्टेंट है नहीं, बस इतना जानिए। अभी पढ़ते हैं मेटल सल्फाइड्स। तो मेटल सल्फाइड्स के डिपॉजिट होते हैं वो हमारा एसोसिएटेड किसके साथ रहते हैं, हाइड्रोथर्मल वेंट्स और ब्लैक स्मोकर के साथ, ठीक है, ब्लैक स्मोकर के साथ और हाइड्रोथर्मल वेंट के साथ, जो कि हमारा कहाँ पर पाए जा रहे हैं, अलोंग द मिड ओशनिक रीज। और ये जो डिपॉजिट होते हैं इसमें हमारा आयरन, निकल, कॉपर, जिंक और सिल्वर पाए जाते हैं। और कुछ मेटल्स जो होते हैं वो अलग अलग वैरिंग प्रोपोर्शन में पाए जाते हैं। और देखा जाए तो हमारा ये मेटल सल्फाइड जो होते हैं मिड ओशनिक रीज से ट्रांसपोर्ट होते हैं, किसके, बाय सी फ्लोर स्प्रेडिंग। और ये डिपॉजिट होते हैं हमारा ये पूरे ओशन फ्लोर में, थ्रू आउट ओशन फ्लोर पाए जाते हैं। और ये अपलिफ्ट होते हैं ऑन टू कॉन्टिनेंट्स, कॉन्टिनेंट में जाके अपलिफ्ट बाद में हो जाते हैं, ठीक है। तो मेटल सल्फाइड में क्या क्या आपको याद रखना है, मेटल सल्फाइड आपको याद रखना है कि वो किस किस के साथ एसोसिएटेड हैं और इनके साथ क्या क्या डिपॉजिट यहाँ पर ही पाया जा रहा है, बस इतना ही। अगर हम बात करें इवापोराइट मिनरल्स का, तो हमारे फॉर्म किस कंडीशन में होंगे, हम नाम से ही पता चल रहा है, वो जहाँ पर हमारा हाई इवापोरेशन रेट पाया जाएगा, जैसे कि हमारा ड्राई क्लाइमेट हो गया, उस जगह में आसपास हमारा ये इवापोराइट मिनरल्स मेनली पाए जाएंगे। जैसे एग्जांपल देखा जाए तो क्या हो जाएगा, मेडिटेरियन सी, ये एग्जांपल मेनली याद रखिएगा, जिसमें क्या होता है हमारे ये थिक डिपॉजिट ऑफ इवापोराइट्स इसमें मौजूद रहते हैं, कहाँ पर, ऑन इट्स फ्लोर, इसके फ्लोर में, मेडिटेरियन सी के फ्लोर में हमें थिक डिपॉजिट ऑफ इवापोराइट्स मिलते हैं, जो कि हमें ये बताता है कि जियोलॉजिकल पास्ट में हमारा सी जो था वो कम्प्लीटली सूख गया था। और जैसे ही, और फिर अगर देखा जाए तो ये फॉर्म एक्चुअली होते कैसे हैं कि जैसे वाटर वहाँ पर इससे इवापोरेट हो रहे थे, वो ड्राई एरिया से वाटर इवापोरेट हो रहे थे, तो जो रिमेनिंग सी वाटर जो बचा हुआ था, जो रिमेनिंग सी वाटर था, वो हमारा उसमें जो डिज़ोल्व मिनरल्स थे, पानी में सी वाटर में जो मिनरल्स प्रेजेंट थे जो कि डिज़ोल्व हो गए थे, वो उसके साथ मिलकर एक लम्प टाइप का बना ले रहा था, मतलब वो प्रेसिपिटेट हो जा रहा था और वहाँ पर ही सॉलिड टाइप का फॉर्म कर ले रहा था, जिसके वजह से वो हमारा सी वाटर से ऑब्वियसली भारी हो जाएंगे। तो उसके वजह से सी वाटर के नीचे वो धीरे धीरे क्या हो रहे थे, वो बॉटम में जाके सिंक कर जा रहे थे और एक वाइट क्रस्ट इवापोरेट मिनरल्स वहाँ पर ही फॉर्म कर रहे थे उसके एरिया की तरफ, जो कि हम एग्जाम फिगर यहाँ पर ही देख सकते हैं, यहाँ पर ही दिया हुआ है। ये सपोज हमारा एरिया है, तो यहाँ पर जो ये पोर्शन दिख रहा है आपको, ये पोर्शन, ये सब जो वाइट ऐसे दिख रहा है, तो यही सब हमारा रिमेनिंग सॉल्ट बच जा रहा है, प्रेसिपिटेट होकर जो रह रहा है, ठीक है। और इसी को हम क्या बोलते हैं, सॉल्ट्स बोलते हैं। और इवापोरेट मिनरल्स अगर पूछा जाए तो इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, हैलाइट, जो कि हमारा कॉमन टेबल सॉल्ट होता है, जिसे हम NaCl भी बोलते हैं, और ये सॉल्टी से टेस्ट करता है। और कैल्शियम सल्फेट मिनरल को हम क्या बोलते हैं, एनहाइड्राइट, ये भी हमारा हैलाइट है, इवापोरेट मिनरल है, इवापोरेट मिनरल है। और जिप्सम, तो जिप्सम क्या क्या हमारे इवापोरेट मिनरल से अगर पूछा जाए तो क्या क्या हो जाएगा, हैलाइट, फिर एनहाइड्राइट, फिर जिप्सम, ठीक है, ओके फाइन, हैलाइट, एनहाइड्राइट और जिप्सम, ये हमारा क्या है, इवापोराइट मिनरल्स हैं, नाम याद रखिएगा। और हाँ, ये
फॉर्मूला भी याद रखिएगा। जिप्सम को क्या बोलते हैं, CaSO4.H2O, और एनहाइड्राइड को CaSO4, ओके। और टेबल सॉल्ट को, हैलाइड को, इसको क्या बोलते हैं, NaCl, ओके फाइन, समझ में आ गया। बाकी यहाँ पर अभी हम इसको सब कुछ सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन हमारा ऑरिजिन, कंपोजिशन और डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हुआ हाइड्रोजनस सेडिमेंट का हम पढ़ चुके इसके बारे में अच्छे से। फिर डिस्क्राइब मैंगनीज नोड्यूल्स, मैंगनीज नोड्यूल को हम अच्छे से डिफाइन कर सकते हैं। इंक्लूडिंग व्हाट इज़ करेंटली नोन अबाउट हाउ दे फॉर्म, वो कैसे फॉर्म होता है इसके बारे में हम पढ़े थे। तो अच्छे से हम इसका क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हैं हम। और बाकी ये देख लेते हैं, कुछ और बचा है तो नहीं, हमारा और कुछ बचा नहीं है। तो अभी हम पढ़ते हैं, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉस्मोजेनस सेडिमेंट। तो हमारा कॉस्मोजेनस सेडिमेंट, कॉस्मोस मतलब क्या हो गया हमारा, यूनिवर्स, और जीनस मतलब टू प्रोड्यूस। तो कॉस्मोजेनस सेडिमेंट हमारा वो डिराइव कहाँ से हुआ है, एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल सोर्सेज से। कहाँ से, एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल सोर्सेज से। अगर हम बात करें कि हमारा कॉस्मोजेनस सेडिमेंट का ओरिजिन, कंपोजिशन, डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, तो उसे हम देखते हैं। तो जैसे कि हम जानते हैं कि कॉस्मोजेनस सेडिमेंट हमारा दो मेन टाइप से बना हुआ है, कंसिस्ट ऑफ टू मेन टाइप्स। वहाँ पर दो मेन टाइप मिलते हैं, क्या क्या, पहला है माइक्रोस्कोपिक को हम क्या बोलते हैं, माइक्रोस्कोपिक जो कॉस्मोजेनस सेडिमेंट उसे क्या बोलते हैं, स्फीरियोल्स बोलते हैं। और बाकी माइक्रोस्कोपिक को हम मैट्योर बोलते हैं, ठीक है, और कॉन्ड्राइट्स भी बोलते हैं, ठीक है। पहला क्या, माइक्रोस्कोपिक साइज जो होता है कॉस्मोजेनस सेडिमेंट का, उसे हम क्या बोलते हैं, स्फीरियोल्स बोलते हैं। बाकी माइक्रोस्कोपिक साइज जो होता है उसे हम मैट्योर या फिर कॉन्ड्राइट्स ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मैट्योर्स या फिर कॉन्ड्राइट्स, ओके फाइन। नाउ माइक्रोस्कोपिक स्फीरियोल्स जो होते हैं वो हमारे कैसे होते हैं, वो स्मॉल ग्लोबुलर मासेस के होते हैं। ग्लोबुलर मासेस मतलब उसे मोटा मोटा इस टाइप का रहता है, ठीक है। और फिर कुछ जो स्फीरियोल्स रहते हैं वो हमारा सिलिकेट रॉक मटेरियल से मिलके बने रहते हैं, और ये हमारा एविडेंस शो करते हैं कि हमारा फॉर्म हुए हैं बाय एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इम्पैक्ट इवेंट्स ऑन अर्थ। अर्थ पे जो हमारा एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इम्पैक्ट जो पड़ता है उसके वजह से हमारे ये फॉर्म होते हैं। और अदर प्लैनेट्स दैट इजेक्ट मोल्टन पीसेस ऑफ अर्थ क्रस्ट इनटू स्पेस। तो हमारा जो टेक्टाइट्स होते हैं, ये टेक्टाइट क्या होता है, टेक्टाइट होता है हमारा ये कंपोनेंट्स ऑफ डस्ट, डस्ट के कंपोनेंट बोले जाते हैं। टेक्टाइट्स हमारा क्या है, एक टाइप का डस्ट का कंपोनेंट है, ठीक है। तो हमारे टेक्टाइट मतलब मोल्टन, ये हमारा जब गिरते हैं अर्थ पे तो हमारे क्या फॉर्म करते हैं, टेक्टाइट फिल्ड्स फॉर्म करते हैं। जो अदर स्फीरियोल्स हैं वो हमारा किस किस से बने हुए हैं, वो मोस्टली हमारा बने हैं आयरन और निकल से। जैसे कि हम फिगर देख सकते हैं, फिगर ये वाला फिगर 4.19, इसमें आयरन और निकल से ये बना हुआ है। ये एक माइक्रोस्कोपिक कॉस्मोजेनस स्फीरियोल है, जिसमें आयरन रिच स्फीरियोल कॉस्मिक डस्ट के पाए जाते हैं, ओके फाइन। नाउ हमारा ये जो फॉर्म होते हैं ये कहाँ पर फॉर्म होते हैं, हमारा ये फॉर्म होते हैं एस्ट्रॉयड बेल्ट पे फॉर्म होते हैं, जो कि हमारा एस्ट्रॉयड बेल्ट कहाँ पर मौजूद है, हमारा ये मार्स और जुपिटर के बीच में मौजूद है। जब हमारा एस्ट्रॉयड यहाँ पर ही कोलाइड होता है, एस्ट्रॉयड जब यहाँ पर ही कोलाइड होते हैं, दिस मटेरियल कॉन्स्टेंटली, और ये जो टाइप के मटेरियल हमारे जो होते हैं ये कॉन्स्टेंटली हमारे अर्थ पे गिरते रहते हैं एज ए जनरल कंपोनेंट ऑफ स्पेस डस्ट और माइक्रो मेट्रॉइड्स, जो कि हमारे कैप्चर्ड हो जाते हैं अर्थ के ग्रेविटी के द्वारा। और जैसा देखा गया है लगभग 90% जो है माइक्रो मेट्रॉइड्स आर डिस्ट्रॉयड बाय फ्रिक्शनल हीटिंग। फ्रिक्शनल हीटिंग के कारण हमारा 90% माइक्रो मेट्रॉइड्स वो डिस्ट्रॉयड पूरे तरीके से हो जाते हैं। और जैसे ही वो हमारे एटमॉस्फेयर में एंटर करता है वो एस्टिमेट किया जाता है कि लगभग हमारा 3 लाख मेट्रिक टन्स स्पेस डस्ट हमारे अर्थ सरफेस में लगभग हर साल आते हैं इसके द्वारा, ठीक है, जो कि हमारा लगभग हो जाएगा विच इक्वेट्स टू अबाउट 10 किलोग्राम एवरी सेकेंड एवरी डे। मतलब हर सेकेंड, हर दिन का हर सेकेंड में लगभग 10 किलोग्राम हमारा ये स्पेस डस्ट अर्थ सरफेस पे आ रहा है। फिर अगर हम बात करें जो आयरन रिच स्पेस डस्ट हैं जो कि हमारे ओशन पे अगर लैंड करते हैं तो वो हमारा सी वाटर के साथ इजीली डिज़ोल्व हो जाते हैं। फिर जो नाउ ग्लासी टेक्टाइट्स, अभी हमारे ग्लासी स्पेस डस्ट मौजूद हो रहे हैं, ठीक है। तो हाउएवर डू नॉट डिज़ोल्व इजीली, वो हमारा ग्लासी टेक्टाइट जो होते हैं वो इजीली डिज़ोल्व नहीं हो पाता है। और समटाइम्स हमारा जो कंप्राइज मिनट प्रोपोर्शंस ऑफ वेरियस मिनट सेडिमेंट्स,
समझ में आ गया। फिर अगर हम बात करें अभी तो माइक्रोस्कोपिक मेटेरियो डेब्रिस जो है वो हमारे अर्थ में बहुत ज़्यादा रेयर है, बट वो हमारा पाया जा सकता है जो किसके साथ एसोसिएटेड, वो हमारा मेटियोर इम्पैक्ट साइट के साथ एसोसिएटेड होके वो हमारा पाया जा सकता है। और फिर एविडेंस हमें ये बताता है कि थ्रू आउट टाइम मेटियोर्स हमारे अर्थ के साथ कोलाइड करते हैं बहुत ज़्यादा स्पीड में। थ्रू आउट टाइम meteors have collided with Earth at greater speeds, or some large ones have released energy equivalent to explosion of multiple large nuclear bombs। ठीक है, अच्छे से पढ़िए, इसको समझ में आएगा आपको। और अभी तक अगर डेट में देखा जाए तो लगभग 200 मेटेरॉइड इम्पैक्ट स्ट्रक्चर जो हैं हमारे अर्थ पे पाए गए हैं, और वो मोस्टली लैंड पे लैंड किए हैं। बट न्यू वंस आर बीइंग डिस्कवर्ड ऑन द ओशन फ्लोर, लेकिन अभी जो पाए जा रहे हैं मोस्टली वो ओशन फ्लोर पे मेनली पाए जा रहे हैं। फिर जो डेब्रिस फ्रॉम मेटियोर्स, जो हमारा डेब्रिस मेटियोर से गिरता है वो हमारा क्या होते हैं, मेटेरॉइड मिनरल, उसे हम क्या बोलते हैं, मेटेरॉइड मिनरल बोलते हैं, जो कि हमारा सेटल हो जाता है कहाँ पर, अराउंड द इम्पैक्ट साइट। और हमारा कंपोस्ट किससे रहता है, सिलिकेट रॉक मटेरियल, जिसे हम क्या बोलते हैं, कॉन्ड्राइट्स ऑफ आयरन निकल कॉल्ड आयरन्स। तो अगर आपसे पूछा जाए कि सिलिकेट रॉक मटेरियल को हम क्या बोलते हैं, तो हमारा ये क्या हो जाएगा, कॉन्ड्राइट्स। और माइक्रोस्कोपिक कंपोनेंट जो होता है उसे हम क्या बोलते हैं, कॉन्ड्राइट्स। माइक्रोस्कोपिक साइज को हम क्या बोलते हैं, स्फीरियोल्स। और टेक्टाइट हमारा क्या हो गया, ये कंपोनेंट ऑफ स्पेस डस्ट या डस्ट बोल सकते हैं आप। ठीक है, तो मेनली इसमें आपको याद रखना है। ठीक है, और ग्लासी टेक्टाइट हमारा डिज़ोल्व होता है कि नहीं होता है, कौन सा टेक्टाइट हमारा डिज़ोल्व होता है, डिज़ोल्व होने के कारण उसमें क्या होता है। ठीक है, बाकी इसमें ज़्यादा कुछ और इम्पोर्टेंट है नहीं। और फिर अभी पढ़ते हैं हम हाउ आर पेलाजिक एंड नेरेटिक डिपॉजिट्स डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है, हमें पता है ओशन एक बहुत ही ज़्यादा मैसी प्लेस है, तो उसके वजह से होता है क्या है, हमारा लिथोजेनस और बायोजेनस सेडिमेंट जो पाए जाते हैं हमारा वो रेयरली बहुत ही प्योर डिपॉजिट्स में पाए जाते हैं, जिसमें हमारा किसी टाइप का भी अदर टाइप का सेडिमेंट्स वहाँ पर ही मिलता नहीं है। और जिसकी वजह से क्या होता है, हमारा बहुत सारे मैरिन सेडिमेंट जो हैं वो मिक्सचर के फॉर्म में हमें वहाँ पर मिलते हैं। तो अगर हम बात करें कि मिक्सचर ऑफ मैरिन सेडिमेंट होते कैसे हैं, तो हमें देखा गया है कि बहुत टाइप के मिक्सचर ऑफ मैरिन सेडिमेंट हमें मिलते हैं। जैसे हमें बहुत ही टाइप के मिक्सचर ऑफ मैरिन सेडिमेंट्स पाए जाते हैं। यहाँ पर अगर हम एग्जांपल देखें तो पहला होगा कि जहाँ पर बहुत अमाउंट के कैल्शियस ऊज पाए जाते हैं वहाँ बहुत ही कम सिलिशियस मेटेरियल पाए जाते हैं। वैसा ही वाइस वर्सा, मतलब जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा सिलिशियस ऊज मिलेंगे हमें वहाँ पर बहुत ही कम कैल्शियस मेटेरियल मिलेंगे। ठीक है, क्लियर। जो देखा गया है कि क्ले साइज लिथोजिनस पार्टिकल जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है पूरे दुनिया में, पूरा थ्रू आउट वर्ल्ड देखें तो बहुत ज़्यादा अमाउंट प्रेजेंट है। क्या, क्ले साइज लिथोजिनस पार्टिकल। और ये इतने ईजी प्रेजेंट होते हैं, इतने ईजिली, मतलब कि विंड और करंट इसे बहुत ईजिली ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। मतलब ये ऐसा है कि ऐसा माना जाता है कि हर टाइप के सेडिमेंट डिपॉजिट में हमें ये मेनली मिल जाते हैं। क्या, क्ले साइज लिथोजिनस पार्टिकल। और अगर देखा जाए तो बायोजेनस ऊज का जो हमारा कंपोजिशन है उसमें मेनली क्या होता है, उसमें मेनली हमारा 70% फाइन ग्रेन लिथोजिनस क्ले मेनली मिलते हैं। और बहुत सारे जो लिथोजिनस सेडिमेंट हैं उसमें हमारा बहुत ही कम परसेंटेज का बायोजेनस पार्टिकल हमें मेनली मिलेगा। और देखा गया है कि बहुत टाइप के हाइड्रोजनस सेडिमेंट भी यहाँ पर पाए जाते हैं। और लास्ट की टाइनी अमाउंट ऑफ कॉस्मोजेनस सेडिमेंट जो होता है वो हमारा मिक्सड इन है विथ ऑल अदर सेडिमेंट टाइप्स। समझ में आ गया। तो नाउ डिपॉजिट ऑफ सेडिमेंट, सेडिमेंट का जो डिपॉजिट हो रहा है ओशन फ्लोर पे वो मेनली क्या होता है, वो मेनली है मिक्सचर ऑफ डिफरेंट सेडिमेंट टाइप्स। बहुत अलग अलग टाइप के जो सेडिमेंट टाइप्स होते हैं उनका मिक्सचर। तो जैसे कि हम फिगर 4.20 में देख सकते हैं, मतलब यहाँ पर इस फिगर में आप देखिए तो इस फिगर में बताया गया है, ये हमारा शो कर रहा है कि सेडिमेंट का डिस्ट्रीब्यूशन एक्रॉस पैसिव कॉन्टिनेंटल मार्जिन में किस तरीके से हुआ है और किस तरीके से हमारा मिक्सचर जो होता है हमारा ये अकर होता है। ठीक है, तो टिपिकली अगर देखा जाए तो हमारा यहाँ पर क्या है कि वन टाइप ऑफ सेडिमेंट हमारा यहाँ पर डोमिनेट कर रहे हैं, जो कि हमारा अलाउ करता है कि डिपॉजिट जो हैं वो क्लासिफाइड होते हैं एज प्राइमरी, लिथोजिनस, बायोजिनस, हाइड्रोजिनस और कॉस्मोजिनस में। तो इसमें हम ये डायग्राम देख के हम बहुत ही अच्छे तरीके से हमें समझ सकते हैं। हम डायग्राम देखें ये वाला पूरा, तो इसमें मेनली हमें क्या पता चल रहा है
कि कॉन्टिनेंटल शेल्फ देखिए पहले हमारा कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ से लेके यहाँ तक, फिर हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है, ये हमारा है डीप वाटर पेलाजिक सेडिमेंट्स। तो हम इसको पहले देखते हैं इसमें क्या क्या है। कैल्सेरियस टेस्ट, तो ये देखिए पूरा अच्छे तरीके से डायग्राम फॉर्म में हमें बताया है कि हमारा कैल्शियम टेस्ट कहाँ पर पाया जा रहा है। मेनली ये हमारा पाया जा रहा है जहाँ पर वार्म वाटर है, दिख रहा है वार्म वाटर, तो वहाँ पर ये क्या हो रहा है। और सीसीडी के ऊपर कैल्शियम टेस्ट जो हमारा सीसीडी के ऊपर स्टेबल रहता है और मिड ओशनिक रीच पे यहाँ पर ही बना हुआ है, दिख रहा है आपको। तो मिड ओशनिक रीच पे यहाँ पर ही बना हुआ है, पूरा फुल अच्छे से समझा दिया है। तो यहाँ पर हमारा जो जमेगा इसे, ये जो जमता है हमारा ब्लू कलर का जो दिख रहा है, एक मिनट दिखाता हूँ। ये जो ब्लू कलर का हमारा जो यहाँ पर मिलनी मिल रहा है ना, तो ये हो गया हमारा क्या, हमारा ये हो गया कैल्शियस ऊज। नाउ वही सिलिशियस टेस्ट जो होते हैं, सिलिशियस हार्ड सेल होगा यहाँ पर, वो हमारा मेनली कोल्ड वाटर में ही होते हैं, ठीक है। तो ये जो होते हैं डीप वाटर में आके मतलब सीसीडी के नीचे जाके ये स्टेबल होते हैं, ठीक है। यहाँ पर भी स्टेबल ही रहते हैं सिलिशियस मटेरियल। तो यहाँ पर जो एक्यूमुलेट यहाँ पर हो गया सीसीडी के नीचे, तो इसे हम क्या बोल दिए, सिलिशियस ऊज। वैसा ही हमारा मैंगनीज नोड्यूल्स भी होते हैं। मैंगनीज नोड्यूल्स भी हमारा नोड्यूल्स फॉर्म में यहाँ पर प्रेजेंट है। ये डायग्राम अच्छे से देखिए, सीसीडी के नीचे है हमारा। और फिर एबाइसल क्ले जो यहाँ पर हमारा विंड ब्लोन डस्ट है, वो भी आके यहाँ पर डिपॉजिट हो रहा है एबाइसल क्ले के ऊपर। तो ऐसे यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से डायग्राम में समझाया हुआ है हर एक चीज़, तो आप इसे अच्छे से देख सकते हैं। बाकी ये हमारा, आप इसमें अगर स्कैन कीजिएगा तो बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझा देगा पूरा एकदम एनिमेशन फॉर्म में कि किस तरीके से क्या होता है। और या फिर आप इस लिंक को ऐसे कॉपी करके इसमें भी जाके अच्छे से कर सकते हैं। वीडियो बहुत अच्छे तरीके से देख सकते हैं एनिमेशन फॉर्म में, उसे देखिएगा, बहुत अच्छा रहता है ये। बाकी ये मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ। ये सब जो मैप है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है मेनली ये मैप। तो रुकिए, वेट कीजिए, समझाता हूँ। पहले आप इसमें दो चीज़ें याद रखिए कि ये जो पॉइंट है ना, ये सब जो पॉइंट दिया हुआ है मेनली इससे ही आप याद रखिए। क्या बोला है कि नैरेटिक मतलब क्या होता है, नियर सोर के पास, ठीक है। तो उसे हम नैरेटिक बोलते हैं। ये जो डिपॉजिट होते हैं ना, इसमें हमारा ये डिपॉजिट जो होता है ये डोमिनेटेड रहता है बाय लिथोजेनस मटेरियल। तो लिथोजेनस मटेरियल से ये हमारा डिपॉजिट रहते हैं, जो कि हमारा ब्राउन सेटिंग में इतना सारा दिया हुआ है ना, ब्राउन 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 ब्राउन, ये सब हमारा लिथोजेनस सेडिमेंट में पाया जा रहा है, मतलब नियर सोर। ये सब दिख रहा है नियर सोर है, समझ आ गया। बाकी पेलाजिक, तो ये पेलाजिक मतलब क्या होता है, ओपन ओशन, खुला ओशन में जो होंगे, मतलब इधर साइड ये कॉन्टिनेंट से बहुत दूर है इधर, ठीक है। तो ये साइड ये सब जो हमारे दिख रहे हैं, ये हमारा क्या हो गया, ये सब पेलाजिक डिपॉजिट्स हो गए। तो पेलाजिक डिपॉजिट जो है हमारे, वो मेनली डोमिनेटेड किससे रहते हैं, लिथोजिनस एबाइसल क्ले से, जो कि हमारा लाइट ब्राउन से दिया हुआ है। लाइट ब्राउन कलर जितना दिया हुआ है ना, वो हमारा क्या है, पेलाजिक डिपॉजिट्स हैं, जो कि कहाँ पर प्रेजेंट है, ओपन ओशन में। और नैरेटिक डिपॉजिट कहाँ पर प्रेजेंट है, नियर सोर में, नियर सोर डिपॉजिट, जो कि हमारा किस कलर से दिया हुआ है, डार्क ब्राउन से दिया हुआ है, समझ में गए। जो कि हमारा नैरेटिक डिपॉजिट डोमिनेटेड किससे रह रहा है, लिथोजिनस मटेरियल से, और पेलाजिक डिपॉजिट जो हमारे डोमिनेटेड किससे हो रहे हैं, लिथोजिनस एबाइसल क्ले डिपॉजिट से। ओके फाइन। नाउ सिलिशियस रेडोलारियन ऊज जो है हमारा, देखिए यहाँ पर मेनली प्रेजेंट है, कहाँ पर है मेनली देखिएगा तो इक्वेटर के आसपास प्रेजेंट है मेनली, ज़्यादा अमाउंट में कहाँ पर प्रेजेंट है, इक्वेटर के आसपास। तो ये भी थोड़ा सा कुछ ये हो जाता है फिर इम्पोर्टेंट। फिर कैल्शियस ऊज, कैल्शियस ऊज जो है हमारे वही हो गए। फिर कैल्शियस ऊज जो है वो भी इधर आसपास प्रेजेंट है, जो कि हमारा किससे दिया हुआ है, ब्लू टाइप का शेडिंग से दिया, मतलब पूरा हर जगह फैला हुआ है ये, बहुत जगह हर जगह फैला हुआ है नदी में। फिर सिलिशियस डायटम जो ग्रीन में दिया हुआ है, ग्रीन में यहाँ पर जो दिया पोल के पास मिल लिए प्रेजेंट है, हाँ समझ में आ गया। फिर हम अब पढ़ते हैं नैरेटिक डिपॉजिट्स, फिर पेलाजिक डिपॉजिट्स, फिर इसके बारे में पढ़ेंगे, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो डिपॉजिट्स, तो नैरेटिक मतलब क्या हो गया, हमारा नियर सोर, जैसे कि हम पढ़ चुके। नियर सोर डिपॉजिट जो होते हैं ये हमारा लगभग ओशन फ्लोर का 1/4 मतलब 1/4 पार्ट जो है हमारा ओशन फ्लोर का, ये लगभग कवर कर देता है। जो कौन सा, नैरेटिक डिपॉजिट्स। और पेलाजिक डिपॉजिट, पेलाजिक मतलब ओपन ओशन में, मतलब डीप ओशन बेसिन डिपॉजिट होते हैं, जो कि हमारा बाकी 3/4 जो हैं 3/4 वो कवर करते हैं, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा कौन कवर कर रहा है, पेलाजिक डिपॉजिट्स, फिर हमारा नैरेटिक डिपॉजिट्स। जो हम मैप में ये देखें किस तरीके से हमारा नैरेटिक और पेलाजिक डिपॉजिट्स का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है वर्ल्ड ओशन में, ठीक है। तो उसे हम अच्छे तरीके से देख लिए क्या है क्या नहीं, वही सब यहाँ पर ही दिया हुआ है, उससे कुछ खास है नहीं। तो पेलाजिक डिपॉजिट, अब इसे हम पढ़ते हैं कि पेलाजिक डिपॉजिट जो है वो मेनली डोमिनेटेड किससे हैं,
बायोजेनस कैल्सीरियस ऊज से। आप डायग्राम ये वाला देखते रहिएगा, ठीक है, मैप ये वाला देखते रहिएगा आप ये वाला। फिर हमारा जो पेलाजिक डिपॉजिट है वो डोमिनेटेड किससे है, बायोजेनस कैल्सीरियस ऊज से, जो कि हमारा ब्लू शेडिंग में दिया हुआ है, जो कि मेनली कहाँ पर पाया जा रहा है, रिलेटिवली सैलो डीप ओशन एरिया में पाया जा रहा है, जो कि मेनली कहाँ पर है, मिड ओशनिक रिज के पास। समझ में आ गया। नाउ बायोजेनस सिलिशियस ऊज जो हैं वो कहाँ पर पाए जा रहे हैं, बीनीथ एरिया ऑफ अनयूजुअली हाई बायोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी सच एज द नॉर्दर्न मोस्ट नॉर्थ पैसिफिक ओशन। तो इसका मतलब क्या है कि सिलिशियस ऊज वहाँ पर पाए जा रहे हैं जहाँ पर हमें हाई बायोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी मिलता है, जैसे कि हमारा नॉर्दर्न मोस्ट नॉर्थ पैसिफिक ओशन हो गया, जो कि सराउंडेड किससे है, एंटार्क्टिका से, जहाँ पर हमें जो ग्रीन शेडिंग से दिया हुआ है, जहाँ पर हमारा डायटोमेसिस ऊज पाया जाता है। और इक्वेटोरियल पैसिफिक के पास अगर देखें, और इक्वेटोरियल पैसिफिक जो कि हमारा येलो शेडिंग से दिया हुआ है, वहाँ पर क्या हो रहा है, जहाँ पर हमारा रेडियोलारियन ऊज बहुत ज़्यादा अमाउंट में पाए जा रहे हैं। फिर फाइन लिथोजिनस पेलाजिक डिपॉजिट ऑफ एबाइसल क्ले, फाइन लिथोजिनस पेलाजिक डिपॉजिट ऑफ एबाइसल क्ले जो हमारे हैं वो किससे हैं, लाइट ब्राउन शेडिंग से उसे किया गया है। वो हमारा ओशन बेसिन का डीपर एरिया में बहुत ज़्यादा कॉमन है, जैसे कि नॉर्थ पैसिफिक हमारा बहुत ज़्यादा डीप है। ये तो है, मराना ट्रेंच उधर ही पाया जा रहा था। ओके, तो हमारा जो हाइड्रोजनस और कॉस्मोजेनस सेडिमेंट हैं वो कंप्राइज कैसे रहते हैं, ओनली स्मॉल प्रोपोर्शन ऑफ पेलाजिक डिपॉजिट इन द ओशन। ठीक है, तो मेनली इसमें और कुछ खास इंपॉर्टेंट तो है नहीं, फिर भी एक बार पढ़ लेते हैं। तो इसमें ये जो फिगर दिया है ना, इसके बारे में यहाँ पर बताया हुआ है, तो पहले हम फिगर देख लेते हैं। ठीक है, फिगर के बारे में अच्छे से पढ़ लेते हैं। मेनली आप लिख लीजिए, मैं आपको बताता हूँ कि जब कुछ अटलांटिक ओशन में अगर हम देखें तो अटलांटिक ओशन में मेनली हमें क्या मिल रहा है, सबसे ज़्यादा क्या मिल रहा है हमारा, देखिए सबसे ज़्यादा क्या है, कैल्सीरियस ऊज मिलने यहाँ पर मिल रहा है। ठीक है, अटलांटिक ओशन में सबसे ज़्यादा क्या मिला, अटलांटिक ओशन में लिख लीजिए सबसे ज़्यादा हमें, ऐसा भी क्वेश्चन आता है, ठीक है, किस ओशन में क्या मटेरियल ज़्यादा प्रेजेंट है, तो अटलांटिक ओशन में हमारा मेनली प्रेजेंट है कैल्सीरियस ऊज। आप ऐसे लिख लीजिए, लिखने यहाँ पे होगा नहीं, ओके एक मिनट, कैल्सीरियस ऊज, फिर हमारा अबाइसल क्ले, फिर हमारा सिलिशियस ऊज। ठीक है, फाइन, सबसे ज़्यादा कैल्सीरियस ऊज, फिर अबाइसल क्ले, फिर सिलिशियस ऊज। ये कहाँ पर मिल रहा है हमें, एटलांटिक ओशन में। वहीं अगर हम पैसिफिक ओशन का अगर हम बात करें तो पैसिफिक ओशन में सबसे ज़्यादा हमें क्या मिल रहे हैं, यहाँ देखिए अबाइसल क्ले। पैसिफिक ओशन में सबसे ज़्यादा क्या मिल रहे हैं, तो लिखिए पैसिफिक ओशन में सबसे ज़्यादा क्या मिल रहे हैं हमें, अबाइसल क्ले, फिर कैल्सीरियस ऊज, फिर सिलिशियस ऊज। फाइन, और फिर इंडियन ओशन में देखा जाए तो इंडियन ओशन में भी हमें सबसे ज़्यादा क्या मिल रहे हैं, कैल्सीरियस ऊज, देखिए कैल्सीरियस ऊज, फिर अबाइसल क्ले, फिर सिलिशियस ऊज। ठीक है, किस फॉर्म में मिल रहे हैं समझ में आ रहा है। फिर वर्ल्ड ओशन एवरेज अगर हम देखें, और एवरेज अगर पूछा जाए, एवरेज पूरे जो वर्ल्ड मैप है इसमें कितना एवरेज जो है अगर, तो इसमें सबसे ज़्यादा क्या हो जाएगा हमारा, देखिए इधर भी कैल्सीरियस ऊज पाया जा रहा है मेनली, इधर भी कैल्सीरियस ऊज, इधर भी कैल्सीरियस ऊज, तो हमारा कैल्सीरियस ऊज जो है वो मेनली डोमिनेटेड हो गया। नहीं, इसमें तो हमारा अबाइसल क्ले पाया जा रहा था ना ज़्यादा अमाउंट में, लेकिन हाँ एवरेज अगर देखें हम तो कैल्सीरियस ऊज सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं, फिर हमारा अबाइसल क्ले, फिर हमारा सिलिशियस ऊज। तो ये एवरेज वर्ल्ड ओशन का एवरेज यहाँ पर ही मेनली हमारा देखा जाएगा। ठीक है, क्लियर, वही चीज़ हमारे यहाँ पर सब कुछ दिया हुआ है। तो इसमें हमारा मेनली क्या बोला है कि हमारा वही सब बोला है कि ओशन फ्लोर में कितने अमाउंट के क्या प्रेजेंट हैं, वही सब यहाँ पर अच्छे से बताया है। और हाँ, वर्ल्ड ओशन में अगर हम कॉम्बाइंडली देखें तो सबसे ज़्यादा क्या मिलते हैं, कैल्सीरियस ऊज इज़ द मोस्ट डोमिनेंट सेडिमेंट वर्ल्ड वाइड, यहाँ पर भी बोला हुआ है, जो कि कितना है, कवरिंग अबाउट 45% ऑफ द डीप ओशन फ्लोर। डीप ओशन फ्लोर का हमारा 45% हमारा ये कैल्सीरियस ऊज से घिरा हुआ है। फिर वर्ल्ड ओशन पाई चार्ट में अगर हम देखें तो वो शो करता है हमें कि अबाइसल क्ले हमारा लगभग 38% यहाँ पर मिलते हैं। अबाइसल क्ले कितना है, 38%, और बाकी सिलिशियस ऊज जो हैं 8% यहाँ पर हमें मिल रहे हैं। ठीक है,
8% और बाकी अदर मटेरियल सब मिल जाता है। ऑफ द वर्ल्ड ओशन फ्लोर एरिया में हमें ये मेनली मिलते हैं। अगर हम एग्जामाइन करें इंडिविजुअल ओशन पाई चार्ट का तो हमें ये हमें बताता है कि अमाउंट ऑफ ओशन बेसिन फ्लोर हमारा जो कवर्ड है कैल्सियस ऊंच से वो डिक्रीज कहाँ पर करते हैं, डिक्रीजेस इन डीपर ओशन बेसिन में डिक्रीज करता है, क्योंकि वो जनरली हमारा लाई कहाँ पर कर रहा है, बीनीथ द सीसीडी के बीनीथ मेनली ये लाई कर रहा है। तो डोमिनेंट ओशनिक सेडिमेंट जो है डीपेस्ट बेसिन कौन सा हमारा हो गया, नॉर्थ पैसिफिक। याद रखिएगा सबसे ज़्यादा डीपेस्ट बेसिन कौन सा हमारा है, नॉर्थ पैसिफिक। वहाँ पर हमें के लिए क्या मिल रहा है, अबाइसल क्ले। ऐसे कि हम देखे थे नॉर्थ पैसिफिक में क्या मिल रहा था मेनली, अबाइसल क्ले। फिर कॉन्वर्सली कैल्सियस ऊंच जो है इज़ द मोस्ट वाइडली डिपोजिटेड सेडिमेंट इन द सेलुअर अटलांटिक इंडियन ओशन। अटलांटिक और इंडियन ओशन में हमें सबसे ज़्यादा क्या मिल रहा था, कैल्सियस ऊंच। तो इससे हमें क्या पता चला, सिलिशियस ऊंच हमारा कवर कर रहा है स्मॉलर परसेंटेज। क्या सिलिशियस ऊंच हमारा कवर कर रहा है स्मॉलर परसेंटेज ऑफ द ओशन फ्लोर, क्योंकि यहाँ पर बिकॉज रीजन्स ऑफ हाई प्रोडक्टिविटी ऑर्गेनिजम्स that produce silica tests are generally restricted to the equatorial region। समझ में आ गया। फॉर रेडियोलारियंस एंड द हाई latitudes such as near Antarctica and far north Pacific for diatoms। ये हमारा मेनली इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसे अच्छे से पढ़िएगा। टेबल 4.4 फिर हमारा क्या शो कर रहा है, एवरेज रेट ऑफ डिपोजिशन ऑफ सिलेक्टेड मेराइन सेडिमेंट्स इन नेरेटिक एंड पेलाजिक डिपोजिट्स। मिलिए कितना मिलेंगे, कहाँ पर मिलेंगे, कितना उनका डिपोजिशन होगा। तो टाइप ऑफ सेडिमेंट और डिपॉजिट, फिर एवरेज रेट ऑफ डिपोजिशन, फिर थिकनेस ऑफ डिपॉजिट आफ्टर 1000 ईयर्स इक्विवेलेंट टू। अगर 1000 ईयर तक पूरा एकदम डिपॉजिट हुए तो कितना मीटर तक वो थिक हो जाएंगे, कैसे वो हो जाएंगे, तो वो भी ये बताया है। तो कोर्स लिथोजेनस सेडिमेंट और नेरेटिव डिपॉजिट जो है हमारा, उनका एवरेज रेट ऑफ डिपोजिशन जो होगा पर 1000 ईयर हमारा कितना होगा, 1 मीटर। और उसका डिपोजिशन 1000 ईयर के बाद किसके बराबर हो जाएगा, उनका थिकनेस कैसा हो जाएगा, 1 मीटर स्टिक। 1 मीटर स्टिक जो होता है कितना मोटा होता है, उसका ऐसा थिकनेस इसका हो जाएगा। फिर बायोजेनस ऊज और पेलाजिक डिपॉजिट का हमारा हर 1000 साल में लगभग 1 सेंटीमीटर यहाँ पर ही डिपॉजिट होते हैं, क्या, बायोजेनस और पेलाजिक डिपॉजिट। तो हमारे ये इसका थिकनेस कैसा हो जाएगा, द डायमीटर ऑफ ए डाइम। डाइम आप नेट में सर्च कर लीजिए क्या होता है। फिर अबाइसल क्ले और पेलाजिक डिपॉजिट, इसका जो है एवरेज रेट ऑफ डिपोजिशन हर 1000 साल में कितना होगा, 1 मिलीमीटर, जिसका थिकनेस हमारा हो जाएगा वही थिकनेस ऑफ ए डाइम। ये डायमीटर ऑफ ए डाइम हो रहा है, ये हमारा थिकनेस ऑफ ए डाइम। फिर हमारा जो टाइप ऑफ सेडिमेंट कौन सा, मैंगनीज नोड्यूल और पेलाजिक डिपॉजिट का, इसका हर 1000 साल में कितना होगा हमारा, 0.001 मिलीमीटर। तो इसका थिकनेस कितना हो जाएगा 1000 साल में, एक माइक्रोस्कोपिक डस्ट पार्टिकल के बराबर हो जाएगा। समझ में आ गया। इस पेज में हमारा मेनली क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है, हाउ सी फ्लोर सेडिमेंट्स रिप्रेजेंट सरफेस कंडीशंस। तो इसमें मेनली 99% जो पार्टिकल होते हैं हमारे ओशन फ्लोर में जो आके गिरते हैं वो क्या होते हैं, वो एक टाइप के फीकल पैलेट्स होते हैं, मतलब जो टट्टी होता है जो फीकल पैलेट्स जो कि हमारे प्रोड्यूस किसी विच आर प्रोड्यूस्ड बाय टाइनी एनिमल्स, जो कि हमारा खाते हैं डेट ईट एल्गी एंड प्रोटोजुअन्स, जो कि हमारा टाइनी एनिमल्स जो कि हमारा आल्गी और प्रोटोजुआ खाते हैं। तो उनका वो टिश्यू पार्ट खा जाते हैं, उनका टिश्यू पार्ट वो डाइजेस्ट कर जाते हैं, और जो हार्ड पार्ट होता है वो उसे एक्सक्रीट कर देते हैं। तो उनका जो पैलेट्स होता है, ये जो पैलेट होते हैं फुल ऑफ द रिमेन्स ऑफ द एल्गी एंड प्रोटोजुअन्स फ्रॉम द सरफेस वाटर्स एंड ऑल्दो स्टिल स्मॉल, ये इतना ही भारी होता है, मतलब इतना इनफ होता है कि वो डीप ओशन फ्लोर में आ जाता है। कितना, 10 से 15 दिन में। और एक बार अगर हमारा ओशन फिकल पैलेट जो है, ओशन मतलब जो फिकल पैलेट है हमारा, वो अगर ओशन फ्लोर में आके सेटल डाउन हो जाता है तो उससे हमारा जो ऑर्गेनिक मटेरियल जो उसमें होता है वो क्विकली बैक्टीरिया के द्वारा कंज्यूम कर लिया जाता है और अदर माइक्रोब्स, और उसमें फिर क्या होता है, इनडाइजेस्टिबल इनऑर्गेनिक हार्ड पार्ट सेडिमेंट वहाँ पर ही रिलीज हो जाते हैं। ठीक है। अगर हम फिर बात करें वर्ल्ड वाइड थिकनेस ऑफ मराइन सेडिमेंट, तो इसमें मेनली देखिए, इस डायग्राम में देखिएगा आपको समझ में आ जाएगा कि ब्लू लाइन जहाँ पर दिया हुआ है वहाँ पर ही सबसे ज़्यादा थिनेस्ट सेडिमेंट वहाँ पर ही पाए जा रहे हैं। बाकी जहाँ पर रेड लाइन दिया हुआ है इस सब पार्ट में, तो वहाँ पर ही बहुत ज़्यादा थिकेस्ट टाइप के सेडिमेंट वहाँ पर ही मेनली पाए जाते हैं। तो यहाँ पर ये मेनली हो गया। और हाँ, यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि आर देयर एनी एरिया ऑफ द ओशन फ्लोर वेयर नो सेडिमेंट इज़ बीइंग डिपॉजिटेड, क्या ओशन फ्लोर में ऐसा
कोई भी एरिया प्रेजेंट है जहाँ पर किसी भी टाइप का सेडिमेंट वहाँ पर डिपॉजिट नहीं हुआ है। तो हाँ, ऐसा कुछ एरिया प्रेजेंट है जैसे कि साउथ पैसिफिक बेयर जोन ईस्ट ऑफ द न्यूजीलैंड, जहाँ पर कम्बिनेशन ऑफ फैक्टर लिमिट सेडिमेंट एक्यूमुलेशन। तो ये हो गया, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन हाँ ये इंपॉर्टेंट है। अलोंग द कॉन्टिनेंटल स्लोप भी ये होते हैं जहाँ पर एक्टिव इरोजन होते रहता है बाय टर्बिडिटी करंट और अदर डीप ओशन करंट के द्वारा। और एक रीज़न है कि अलोंग द मिड ओशनिक रीज के पास, जहाँ पर हमारा सी फ्लोर का एज जो है वो इज़ सो यंग बिकॉज द सी फ्लोर स्प्रेडिंग एंड द रेट्स ऑफ सेडिमेंट एक्यूमुलेशन फार फ्रॉम लैंड एंड सो स्लो दैट देयर हैज़ नॉट बी इनफ टाइम फॉर सेडिमेंट्स टू एक्यूमुलेट। तो ये हमारा हो गया, ठीक है। तो ये मेनली आप याद रखिएगा। बाकी व्हाट रिसोर्सेज डू मैराइन सेडिमेंट्स प्रोवाइड, ये हमारा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इसमें से क्या क्या हमारा इसमें आ जाएगा, पहला आ जाएगा पेट्रोलियम, एनर्जी रिसोर्सेज में आ जाएगा गैस हाइड्रेट्स, फिर हमारा अदर रिसोर्सेज में आ जाएगा सैंड एंड ग्रेवल, इवापोराइड सॉल्ट्स, फिर फॉस्फाइड मिनरल्स, मैंगनीज नोड्यूल्स एंड क्रस्ट्स, और फिर रेयर अर्थ एलिमेंट्स एट लास्ट। ओके, तो इसके बारे में भी अच्छे से पढ़ेंगे हम, क्या है क्या नहीं है, कहाँ पर क्या मिलते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि सी फ्लोर में तो बहुत ज़्यादा पोटेंशियल मिनरल वहाँ पर पाए जाते हैं और ऑर्गेनिक रिसोर्सेज भी वहाँ बहुत ही ज़्यादा है, ठीक है। लेकिन वो उसे निकालने में हमारा उतना टेक्नोलॉजी अभी तक नहीं है, और फिर बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजिकल चैलेंजेस वहाँ पर आते हैं। फिर बहुत ज़्यादा मतलब थोड़ा सा कम अमाउंट निकालने के लिए बहुत ज़्यादा अमाउंट का वहाँ पर ही पैसे खर्च होते हैं, तो उसके लिए वो सब कंडीशन मतलब उतना ठीक नहीं होता है। लेकिन फिर भी बहुत ही ऐसी चीज़ हैं जो हम निकालते हैं और इसमें से बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है, जैसे कि हमारा पेट्रोल हो गया, गैस हाइड्रेट्स हो गया। तो अगर हम पेट्रोलियम का बात करें, जो कि मेन रिसोर्सेस है मैराइन सेडिमेंट के साथ एसोसिएटेड रहता है, हमारा क्या है पेट्रोलियम और गैस हाइड्रेट्स, जो कि हमारे एनर्जी रिसोर्सेज के लिए काम आते हैं। तो हमारा पेट्रोलियम जो है वो क्या है, वो हमारा एशियंट रिमेन्स ऑफ माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के ये एशियंट रिमेन्स हैं जो कि हमारा बरीड हो जाते हैं मैराइन सेडिमेंट्स के अंदर बिफोर दे कुड डिकम्पोज। बिफोर दे कुड डिकम्पोज, ध्यान में रखिए, कौन, माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म डिकम्पोज होने से पहले हमारे जब मैराइन सेडिमेंट्स में आके बरीड हो जाते हैं, तो हमारा वो आजकल का पेट्रोलियम का सोर्स वो बन जाते हैं, पेट्रोलियम डिपॉजिट का, ऑयल एंड नेचुरल गैस डिपॉजिट ऑफ द नॉन लिविंग रिसोर्सेज। जो नॉन लिविंग रिसोर्सेज हैं जो कि हमारा ओशन से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, बाहर निकाला जाता है, उसमें से मोर देन 95% ऑफ द इकोनॉमिक वैल्यू इज़ इन पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। तो उसमें 95% जो इकोनॉमिक वैल्यू है हमारा पेट्रोलियम से ही हमारे मिलने मिलता है, जो कि हमारा ओशन से मिलने निकाला जाता है। तो वर्ल्ड ऑयल अगर हम देखा जाए, वर्ल्ड के ऑयल जो प्रोड्यूस होते हैं ऑफशोर रीजन से, वो हमारा उसका परसेंटेज देखा जाए तो इंक्रीज कहाँ से होते हैं, फ्रॉम स्मॉल अमाउंट्स इन द 1930 टू मोर देन 30% टुडे। और ये जो मोस्ट ऑफ दिस इंक्रीज रिजल्ट्स फ्रॉम कंटिन्यूइंग टेक्नोलॉजी इन्वेस्टमेंट, टेक्नोलॉजी का इन्वेस्टमेंट चलते हुआ है बाय ऑफशोर ड्रिलिंग प्लेटफॉर्म्स। तो ये हमारे लिए उतना इंपॉर्टेंट है नहीं। फिर अभी हम गैस हाइड्रेट्स पढ़ते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, क्लैथरेट्स बोलते हैं। ये याद रखिएगा, क्या बोलते हैं, क्लैथरेट्स बोलते हैं। तो क्लैथरेट्स क्या, लेटिस हो गया, ए लेटिस, वो क्या होता है, एक अनयूजुअली कॉम्पैक्ट केमिकल स्ट्रक्चर है जो कि हमारा वाटर और नेचुरल गैस से बना हुआ है, और ये तभी फॉर्म होते हैं जब हमारा हाई प्रेशर स्क्विज कर देता है चिल वाटर और गैस मॉलिक्यूल को इनटू आइस लाइक सॉलिड, तब हमारे ये गैस हाइड्रेट फॉर्म होते हैं। जबकि हम जानते हैं कि ऑल दो हाइड्रेट्स जो हैं उसमें हमारा बहुत ही अलग अलग वैरायटी के गैसेस वहाँ पर पाए जाते हैं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस हो गया, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस हो गया, या फिर लार्ज हाइड्रोकार्बन जैसे कि इथेन और प्रोपेन पाए जाते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, मीथेन हाइड्रेट्स बोलते हैं। वो क्या होते हैं, आर बाय फार द मोस्ट कॉमन हाइड्रेट्स इन नेचर, वो बहुत ज़्यादा कॉमन हाइड्रेट्स हैं नेचर में। तो गैस हाइड्रेट्स जो होते हैं वो हमारा कहाँ पर पाए जाएंगे, बीनीथ आर्टिक परमाफ्रॉस्ट एरिया ऑन लैंड और अंडर द सी फ्लोर, ओशन फ्लोर, जहाँ पर वो डिस्कवर किए गए थे 1976 में। हो गया, बाकी यहाँ से उतना इम्पोर्टेंट है नहीं उतना। और हाँ, यहाँ पर एक तो है, ये देख लेते हैं, गैस हाइड्रेट may resemble chunks of ice but ignite when lit by a flame। गैस हाइड्रेट हमें कैसे दिखेगा, चंक्स ऑफ आइस जैसा दिखता है, लेकिन जब उसे हम जलाएंगे तो फ्लेम जैसा जलेगा, lit by a flame, इग्नाइट जलेगा वो, ठीक है, क्योंकि मीथेन और अदर फ्लेमेबल गैस जो होते हैं वो रिलीज हो जाते हैं एज गैस हाइड्रेट्स वेपोराइज। जैसे ही हमारा गैस हाइड्रेट वेपोराइज होता है वैसे ही हमारा मीथेन और अदर फ्लेमेबल गैस जो हैं वो भी रिलीज हो जाते हैं। नाउ
मोस्ट ओसेनिक गैस हाइड्रेट जो होते हैं वो क्रिएट कैसे होते हैं, जब हमारा बैक्टीरिया जो है ब्रेक डाउन हो जाता है ऑर्गेनिक मैटर में, तो वो हमारा सी फ्लोर सेडिमेंट में जाकर ट्रैप हो जाते हैं, जिसके द्वारा हमारा मीथेन गैस जो होता है प्रोड्यूस हो जाता है विथ माइनर अमाउंट ऑफ इथेन और प्रोपेन। और यही जो गैसेस हैं हमारे, वो हमारा गैस हाइड्रेट में आके इनकॉर्पोरेट हो जाता है अंडर हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर कंडीशन में। और बहुत सारे जो ओशन फ्लोर एरिया हैं, लगभग जो 525 मीटर के नीचे प्रोवाइड दिस कंडीशन, इस टाइप of कंडीशन प्रोड्यूस करते हैं कि लेकिन हमारा गैस हाइड्रेट सीम टू बी कन्फाइंड टू कॉन्टिनेंटल मार्जिन एरिया। सिर्फ हमारा कॉन्टिनेंटल मार्जिन एरिया तक कि वो कॉन्फाइंड है। और हाई प्रोडक्टिविटी जो है सरफेस वाटर, वो हमारा एनरिच किससे है, ओशन फ्लोर सेडिमेंट बिलो विथ ऑर्गेनिक मैटर। ये हो गया हमारा। और फिर हमारा डीप ओशन फ्लोर का स्टडी के दौरान हमें ये पता चला कि लगभग ऐसे 50 साइट्स वर्ल्ड वाइड में हैं जिसमें हमारा एक्सटेंसिव गैस हाइड्रेट डिपॉजिट्स मिलते हैं। और इंटरेस्टिंगली ये दिखा गया है कि सी फ्लोर मीथेन जो होते हैं वो हमारा सपोर्ट करते हैं रिच कम्युनिटी ऑर्गेनिज्म, जो कि मेनी ऑफ विच स्पीसीज आर न्यू टू साइंस। फिर जो हमारा मीथेन गैस का जो रिलीज हो रहा है ओशन सी फ्लोर से टू द एटमॉस्फेयर, उनका बहुत ही ज़्यादा ड्रामेटिक इफेक्ट होता है हमारा ग्लोबल क्लाइमेट पे अगर हम कंसिडर करें तो। किसका, हमारा मीथेन का सी फ्लोर से रिलीज होना टू द एटमॉस्फेयर। नाउ हमारा रिसर्च सजेस्ट करता है कि बहुत टाइम में इन द जियोलॉजिकल पास्ट हमारा क्या हुए थे कि वहाँ पर सी लेवल में चेंजेस आए थे और सी फ्लोर में चेंजेस आए थे। उनका स्टेबिलिटी था नहीं, वो इनस्टेबल हो गए थे। तो जिसके द्वारा हमारा क्या हुआ, बहुत ही लार्ज अमाउंट क्वांटिटी में हमारा मीथेन गैस का रिलीज हुआ, जो कि हमारा कितना था, विच इज़ द थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्रीन हाउस गैस। तो हमारा मीथेन क्या है, थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्रीन हाउस गैस है आफ्टर वाटर वेपर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो इससे हमें क्या पता चला कि हमारा, ये याद रखिए ध्यान में, कि हमारा ग्रीन हाउस का गैस हम जब बात करें सबसे इंपॉर्टेंट गैस कौन सा है, कार्बन डाइऑक्साइड, फिर वाटर वेपर, फिर हमारा क्या है, मीथेन। ओके, नाउ इन फैक्ट एनालिसिस ऑफ सी फ्लोर सेडिमेंट ऑफ नॉर्वे suggest that an abrupt increase in global temperature about 55 million years ago was driven by an explosive release of gas hydrates from the sea floor। ये हो गया था। तो वैसा ही यहाँ पर सब दिया हुआ है, बाकी यहाँ पर कुछ है नहीं। और हाँ है, इसको आप पढ़िएगा तो समझ में आएगा। टुडे, आजकल अगर देखा जाए तो एक बहुत ज़्यादा मेजर कंसर्न यहाँ पर किया जाता है कि रिसेंट जो क्लाइमेट चेंज हमारे हो रहे हैं, वो हमारा ओशन को गर्म कर दे रहे हैं, इतना गर्म कि हमारा इनफ टू रिलीज एडिशनल मीथेन डेट इज ट्रैप्ड बीनीथ द सी बेड। जो कि सी बेड के अंदर जो हमारा एडिशनल मीथेन जो ट्रैप होके हैं, उससे भी ये रिलीज हो जा रहा है, इतना गर्म हमारा पानी हो जा रहा है कि जिसकी वजह से हमारा बहुत ज़्यादा वार्मिंग और हो रहा है और गर्मी हो रहा है। तो हमारा ये क्या देखा गया है कि सडन रिलीज ऑफ मीथेन हाइड्रेट्स हैव बीन लिंक्ड टू अंडर वाटर स्लो फेलियर। अंडर वाटर जो हमारा स्लो फेलियर होता है, मतलब वहाँ के जो पहाड़ में गिरते हैं वो सब, वो हमारा किसकी वजह से होता है, जब हमारा मीथेन हाइड्रेट जो होते हैं सडनली रिलीज हो जाते हैं, जो इसकी वजह से हमारा क्या होता है, सिस्मिक सी वेव्स या फिर सुनामी भी आते हैं। और ये सुनामी के बारे में चैप्टर 8 में पढ़ेंगे बहुत ही अच्छे तरीके से। बाकी ध्यान दीजिए, जब हमारा सडन रिलीज हो जाएगा मीथेन हाइड्रेट्स का, तो वो भी, उससे भी हमारा क्या हो सकता है, अंडर वाटर वो स्लो फेलियर भी यहाँ पर ही हो सकते हैं, जिसकी वजह से हमारा सिस्मिक सी वेव्स या फिर सुनामी तक आ सकते हैं। समझ में आ गया। और हाँ, यहाँ पर एक चीज़ और है, वन मेजर ड्रॉबैक इन एक्सप्लॉइटिंग रिजर्व ऑफ गैस हाइड्रेट इज़ दैट दे रैपिडली डिकम्पोज एट सरफेस टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है, सरफेस टेम्परेचर प्रेशर जहाँ उसे मिलेगा, तो वैसा ही हमारा गैस हाइड्रेट जो है वो क्या हो जाएगा, एक्सप्लॉइट हो जाएगा और रैपिडली डिकम्पोज हो जाएगा। और फिर यहाँ पर ये देखा गया है कि हमारा एंदर पब्लिश दे आर टिपिकली टू डिस्पर्स्ड विद इन द सी फ्लोर, इतना डिस्पर्स हैं टू मेक कलेक्टिंग दम इकोनॉमिकली फिजिबल, इकोनॉमिक फिजिबल। लेकिन वहाँ पर उसको निकालने में बहुत ज़्यादा डर है कि अगर रिलीज़ हो गया तो हमारा एटमॉस्फेयर में चले गया तो उसमें बहुत ज़्यादा क्लाइमेट चेंजेस हमें मिल सकते हैं। ऐसे बहुत सारे कंडीशंस है जिसके द्वारा हम उसे निकाला नहीं जाता है, तो ऐसे बहुत सारे हैं। और यहाँ पर ये देखा गया है कि हमारा, चलिए इसमें कुछ और नहीं है, बाकी हो गया। अभी हम पढ़ते हैं। हाँ सॉरी, ये देख लीजिए, ये गैस हाइड्रेट कंटेन ट्वाइस एज मच ऑर्गेनिक कार्बन ऑल नोन इन फॉसिल फ्यूल्स। तो हमारा गैस हाइड्रेट कितना प्रेजेंट है, कहाँ पर, ऑर्गेनिक कार्बन अर्थ रिजर्वर्स ऑर्गेनिक कार्बन जो प्रेजेंट है।
तो सबसे ज़्यादा क्या है हमारा गैस हाइड्रेट्स, फिर फॉसिल फ्यूल्स, फिर अदर। तो ये भी पूछा जा सकता है सबसे ज़्यादा क्या प्रेजेंट है, कौन सा फॉसिल फ्यूल प्रेजेंट है या गैस हाइड्रेट प्रेजेंट है। तो हमारा क्या हो जाएगा, गैस हाइड्रेट्स प्रेजेंट है। कितना, लगभग डबल। ओके। नाउ अदर रिसोर्सेज हमारे क्या क्या और रिसोर्स हैं जो मैराइन सेडिमेंट से हमें मिलते हैं, जो कि हमारा क्या है, सैंड और ग्रेवल, जो कि हमें बहुत ज़रूरी होता है घर बनाने के लिए, सैंड, ग्रेवल, इवापोराइट सॉल्ट्स, फोस्फोराइट, मैंगनीज नोड्यूल्स एंड क्रस्ट्स और रेयर अर्थ एलिमेंट्स। ठीक है, तो ये सब हमारा अदर रिसोर्सेज में आ जाएंगे। तो अभी हम बात करते हैं सैंड और ग्रेवल का। तो सैंड और ग्रेवल जो है इसमें जो कि हमारा इंक्लूड होता है बोथ रॉक फ्रेगमेंट्स, जो कि हमारा वॉश्ड आउट हो गए टू सी और सैलो मैरीन ऑर्गेनिजम्स इज माइंड ऑफ बाय ऑफशोर बार्जेस यूजिंग सक्शन ड्रेजेस। हाँ, तो इसका उतना खास तो इम्पोर्टेंट है नहीं यहाँ पर, कहाँ पर क्या है क्या नहीं, ये सब मेनली इम्पोर्टेंट है नहीं। इवापोराइट सॉल्ट्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, ये कैसे होते हैं, बस उसको आपको पढ़ना है कि जब हमारा सी वाटर इवापोरेट होता है तो हमारा सॉल्ट जो है, सॉल्ट कंसनट्रेशन जो है वो बढ़ जाता है, जब तक हमारा until they can no longer remain dissolved, so they precipitate out of solution and form salt deposits। वही सब दिया हुआ है। फिर वही एग्जांपल है मेडिटेरियन सी, बताया था मैं आपको, जो कि जिनके पास्ट में राइट हो गया था, कैसे हुआ था। और फिर मोस्ट इकोनॉमिक यूजफुल सॉल्ट्स हमारा क्या है, इकोनॉमिकली यूजफुल सॉल्ट्स, यहाँ पर इकोनॉमिकली बोला जा रहा है। यूजफुल सॉल्ट्स क्या है हमारे, जिप्सम और हैलाइट हो गया। ठीक है, तो जिप्सम हमारा कहाँ पर यूज होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस में टू मेक कास्ट एंड मोल्ड्स, और ये एक मेन कंपोनेंट है जिप्सम बोर्ड। फिर वह हैलाइट क्या हो गया, हमारे कॉमन टेबल सॉल्ट हो गया, जो कि वाइडली यूज्ड फॉर सीजनिंग, क्यूरिंग और प्रिजर्विंग फूड्स। फिर एडिशनली अगर देखा जाए तो हैलाइट इज़ यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ केमिकल, जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसमें हमारा सोप बनाने में काम आता है, मतलब साबुन बनाने में काम आता है। फिर सोडियम हाइपोक्लोराइड, जो कि हमारा डिसइंफेक्टेंट्स, जो कि डिटॉल बनाने में काम आता है, ब्लीचिंग एजेंट्स और पीवीसी पाइपिंग यहाँ पर ही करने में मदद आता है। फिर सोडियम क्लोरेट, इसमें हर्बिसाइड, माचिस, फायरवर्क्स, पटाखे बनाने में यहाँ पर ही काम आता है, क्या चीज़, सोडियम क्लोरेट। फिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड फॉर यूज इन केमिकल एप्लीकेशन एंड फॉर क्लीनिंग स्केल पाइप्स। फिर मैन्युफैक्चर यूज ऑफ सॉल्ट इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट केमिकल इंडस्ट्रीज। ओके फाइन। नाउ फोस्फोराइट मिनरल्स, फिर हो गया बस ख़त्म, यही है 2 पेज। तो फोस्फोराइट ये क्या हो गया, ये एक टाइप का सेडिमेंट्री रॉक है। किस टाइप का रॉक है ये भी पूछा जा सकता है, अच्छे से याद रखिएगा। फोस्फोराइट हमारा एक टाइप का सेडिमेंट्री रॉक है, जिसमें हमारा बहुत ही अलग टाइप के फॉस्फेट मिनरल्स मिलते हैं, जिसमें कंटेन द एलिमेंट फॉस्फोरस एंड इंपॉर्टेंट प्लांट न्यूट्रिएंट। और कॉन्सिक्वेंटली देखा जाए तो फॉस्फेट डिपॉजिट जो होते हैं वो हमारा यूज होते हैं टू प्रोड्यूस फॉस्फेट फर्टिलाइज़र के काम आते हैं। ऑल्दो देयर इज करेंटली नो कमर्शियल फॉस्फोराइट mining occurring in the ocean, the marine reserve estimated to exceed 45 billion metric tons. Phosphorite occurs in the ocean at depths of less than 300 meters on the continental shelf and slope in regions of upwelling and high productivity. ठीक है, फॉस्फेट हमें किस डेप्थ में, किस कंडीशन में, कैसे मिलते हैं, कितने डिपॉजिट में मिल जाते हैं, क्या मिलते हैं, वही सब दिया हुआ है। ये फॉस्फेट हमारा ओशन में, जिनका डेप्थ हमारा ओशन का अगर 300 मीटर से लेस हुआ तो वहाँ पर हमारे कॉन्टिनेंटल शेल्फ मिल जाएंगे, और स्लोप इन रीजन्स ऑफ, और कॉन्टिनेंटल शेल्फ में कब मिलेंगे, जब हमारे रीजन्स ऑफ अपवेलिंग हाई प्रोडक्टिविटी वहाँ पर ही पाया जाएगा, तो उस जगह पे वहाँ पर मिल जाएंगे। फिर कुछ जो सैलो सैंड और मड डिपॉजिट्स होते हैं उसमें हमारा कंटेन अप टू 80% फॉस्फेट वहाँ पर मिलते हैं। फिर मेनी फॉस्फोराइड डिपॉजिट जो होते हैं वो हमारे नोड्यूल फॉर्म में होते हैं, जिसमें हमारा हार्ड क्रस्ट फॉर्म हो जाता है न्यूक्लियस के दौरान। वो हम बात किए थे ना, न्यूक्लियस तो कैसा शेप का हो रहा था, वो ओरियन शेप का हो रहा था। और ठीक है, तो फिर जो नोड्यूल्स में बी एज स्मॉल एज सैंड ग्रेन, हमारा नोड्यूल्स जो हैं वो सैंड ग्रेन जैसा भी छोटा हो सकते हैं, या फिर 1 मीटर तक लंबा हो सकते हैं डायमीटर में, कंटेन मोर देन 25% फॉस्फेट, वहाँ पर ही 25% फॉस्फेट तक भी पाए जा सकते हैं। अगर कंपैरिजन हम करें तो बहुत सारे लैंड सोर्सेस होते हैं फॉस्फेट का, वो एनरिच्ड होते हैं टू मोर देन 31% बाय ग्लोबल ग्राउंड वाटर लीचिंग। ऐसे कि फ्लोरिडा हमारा हो गया। और लार्ज फॉस्फेट डिपॉजिट और सप्लाई अबाउट 1/4 ऑफ द वर्ल्ड फॉस्फेट्स, तो हमारा कौन है, फ्लोरिडा। फ्लोरिडा का हमारा एग्जांपल अगर देखा जाए तो वहाँ पर क्या होता है, लार्ज फॉस्फेट डिपॉजिट्स वहाँ पर पाए जाते हैं, और हमारा वो वर्ल्ड फॉस्फेट का 1/4 पार्ट वहीं पर फॉर्म होता है, मतलब 1/4 वर्ल्ड का फॉस्फेट डिपॉजिट्स हमारे फ्लोरिडा में पाए जाते हैं। नाउ मैंगनीज नोड्यूल्स एंड क्रस्ट्स, तो मैंगनीज नोड्यूल्स हमारे कैसे होते हैं, राउंडेड हार्ड, ये साइज लम्प्स होते हैं मेटल का,
जो कि हमारा सिग्निफिकेंट कंसंट्रेशन रहता है जिसका क्या क्या, मैंगनीज का, आयरन का, और इसमें स्मॉल कंसंट्रेशन में हमारा कॉपर, निकल और कोबाल्ट मिलते हैं। इसके बारे में बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो वही सब यहाँ पर दिया हुआ है, वही सब। तो इसका कैसे इस्तेमाल होता है, क्या होता है, क्या नहीं होता है। और बाकी फिर रेयर अर्थ एलिमेंट पे आप आ जाइए। तो रेयर अर्थ एलिमेंट क्या हो जाता है, ये हमारा एक असॉर्टमेंट है 17 केमिकली सिमिलर मेटेलिक एलिमेंट्स का, जैसे कि लैंथेनम और नियोडाइमियम, जो कि हमारा यूज्ड कहाँ पर होता है, इन ए वैरायटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक, ऑप्टिकल, मैग्नेटिक और कैटालिटिक एप्लीकेशंस में। जैसे एग्जांपल देखा जाए तो रेयर अर्थ एलिमेंट जो हमारे होते हैं वो कहाँ पर यूज होते हैं, इन ए होस्ट ऑफ टेक्नोलॉजिकल गैजेट्स फ्रॉम सेल फोन्स और टेलीविजन स्क्रीन टू फ्लोरेसेंट लाइट बल्ब्स एंड बैटरी इन इलेक्ट्रिकल कार्स। इसको बताने की दरकार नहीं है। फिर डिमांड फॉर रेयर अर्थ एलिमेंट हैज स्काई रॉकेटेड इन रिसेंट ईयर्स, मतलब रेयर अर्थ एलिमेंट का डिमांड अभी कुछ सालों में बहुत ज़्यादा अमाउंट में बढ़ चुका है, जो कि हमारा विथ चाइना सप्लाइंग 90% ऑफ द करंट वर्ल्ड डिमांड। तो सबसे ज़्यादा कहाँ पर ही कौन सब ये कर रहा है, सप्लाई कौन कर रहा है, चाइना उसका लीडर है, मतलब लीड कर रहा है, वही सबसे ज़्यादा डिपोजिट ये कर रहा है, सप्लाई कर रहा है। ओवर मिलियंस ऑफ ईयर अगर हम देखें तो मिलियन ऑफ ईयर्स में डीप सी हॉट स्प्रिंग एसोसिएटेड विद द मिड ओशनिक रीज पुल्ड रेयर अर्थ एलिमेंट्स आउट ऑफ सी वाटर एंड एंडेड सेम इन सी फ्लोर मड्स। फिर अ रिसेंट स्टडी ऑफ रेयर अर्थ एलिमेंट ऑन द फ्लोर ऑफ द पैसिफिक ओशन इंडिकेटेड दैट some locations are particularly enriched. For example, an area of the sea floor near Hawaii measuring 1 square kilometer holds as much as 25,000 metric tons of rare earth elements. Overall, estimates suggest that ocean floor hold more rare earth material than all the known deposits on land. तो ये मेनली हमारा इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो बोलने का मतलब क्या है कि ओवर मिलियन ऑफ ईयर्स पहले से हमारा जो डीप सी हॉट स्प्रिंग जो है वो हमारे किससे एसोसिएटेड है, वो हमारा मिड ओशनिक रीज से एसोसिएटेड है, जो कि हमारा पूल कर रहे हैं रेयर अर्थ एलिमेंट को सी वाटर से और फिर उसको सी फ्लोर मड में एनरिच्ड कर दे रहे हैं। और फिर जो हमारा रिसेंट स्टडी हुआ है रेयर अर्थ एलिमेंट का ऑन द फ्लोर ऑफ द पैसिफिक ओशन के फ्लोर पे हमारा वो इंडिकेट करता है डेट सम लोकेशंस आर पार्टिकुलरली एनरिच्ड, कुछ लोकेशन जो पार्टिकुलरली एनरिच्ड हैं। जैसे एग्जांपल, एन एरिया ऑफ द सी फ्लोर नियर हवाई मेजरिंग 1 स्क्वायर किलोमीटर होल्ड्स एज मच एज 25,000 मेट्रिक टन्स। तो ये सब यहाँ पर ही दिया हुआ है। बाकी हमारे यहाँ पर चैप्टर कंप्लीट हो गया और यहाँ पर कुछ खास इंपॉर्टेंट और तो है नहीं। बाकी अगर कुछ रहेगा तो आप उसे कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा, मैं उसे फिर अच्छे तरीके से कवर करने की कोशिश करूँगा। तो ये चैप्टर मेनली कंप्लीट हमारा यहाँ पर हो जाता है और इसमें से कुछ में भी मैं आपको वो लिखा देता हूँ, आप शायद से लिखे ही होंगे, फिर भी एक बार बता देता हूँ। तो हम इसे मेनली क्या क्या पढ़े, 4 टाइप के यहाँ पर मैराइन सेडिमेंट पाए जा रहे थे और एग्जिस्ट ऑन ओरिजिन बेसिस पे। क्या क्या, लिथोजेनस और टेरिजेनस सेडिमेंट, फिर बायोजेनस सेडिमेंट, फिर हाइड्रोजेनस सेडिमेंट, फिर कॉस्मोजेनस सेडिमेंट। तो इसी के बारे में टोटल पढ़े हैं। बाकी इसमें कुछ चैप्टर में था नहीं, तो सब समझ में आपको आ गया होगा, आई विश। चलिए, अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक और सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं और हाँ, मेरे टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।